Action. कोई कागज के कुछ टुकड़े कमाकर खुद को शहंशाह समझने लगता है और एक दिन कफन में लपटकर कब्र में दफन हो जाता है, तो कोई अपने कामों से खाक होने के बावजूद भी खुद को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा जाता है। तो आज के हमारे इस जुगनू में हमारे मेहमान हैं राजू प्रधान जी गौरारी से। तो आपका हमारे इस जुगनू में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने गांव में विकास की जो गंगा बहाई है, जिसमें आपके गांव के लोग गोता लगा रहे हैं, तो इस गंगा को स्वर्ग से ज़मीन पर लाने में कितनी जहमत उठाई आपने? देखिए राघवन जी, राजनीति में जिस समय मेरा साथ मैंने सोचा भी नहीं था कि राजनीति में आऊँगा, क्योंकि मेरा जो परिवार है गांव में वो हमारा कोई ऐसा कैरेक्टर है भी नहीं है कि हम राजनीति में आए। लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि राजनीति में आएंगे। लेकिन सब एक बदलाव का एक नज़रिया होता है कि जब राजनीति में आए तो सोचा कि अगर जनता ने चुना है, जिस दिन मैं चुनाव जनता ने मुझे चुना है, उस दिन से मैं सोच लिया था कि राजनीति में अगर आया हूँ तो बदलाव करके रहूँगा गांव में। मेरे लिए राजनीति कोई पैसे का संसाधन नहीं है कि कोई पैसे कमाने के लिए तो और भी हमारे पास बिजनेस हैं और भी धंधा कर सकते थे, लेकिन राजनीति में कोई पैसे का महत्व नहीं है। हमने अगर राजनीति में पैसा का महत्व दिया होता तो आज शायद यहाँ नहीं होते। और जो भी हुआ है सब गाँव की जनता जनार्दन उन्होंने मुझे चुना, मुझ पर विश्वास, क्योंकि मैं सबसे कम उम्र का प्रत्याशी था अपने गांव से, अपनी ब्लॉक से सबसे कम उम्र का प्रधान भी था। और शायद ज़िले में 2-4 प्रधान ऐसे थे जो मेरी उम्र के प्रधान थे। तो कई लोग तो मुझे, कई अधिकारी तो मानने को तैयार ही नहीं थे। जब मैं प्रमाण पत्र लेने गया जीत का, तो अधिकारी मुझे प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे, बोले आप है ही नहीं है प्रधान। फिर हमारे गुरु जी हैं राष्ट्रीय सहारा के, क्योंकि मैं पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा, मैंने 8 साल राष्ट्रीय सहारा में काम किया, उसके बाद राजनीति में आया। तो अगर जनता ने मुझे चुना था तो मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि उनका हर सुख दुख, उनकी हर जितना मुझसे हो सकता था वो मैंने करने का प्रयास किया। और राजनीति मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि राजनीति में आप अगर ये सोचते हैं कि मैं पैसा धन बल, तो ये गलत ही सोच है। क्योंकि राजनीति कोई पैसा कमाने का या धन बल का कोई संसाधन नहीं है। राजनीति आप एक सामाजिक परिदृश्य को बदल सकते हैं सिर्फ। और अगर आप सामाजिक परिदृश्य को बदल देंगे तो स्वाभाविक है आपका जो आपका महत्व है वो राजनीति में अलग ही होगा। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, कई लोग हैं, कई जरिए हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन पैसा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए राजनीति में। ऐसे विकास के लिए जो विचारों के बीज हैं वो आपने किस पेड़ से चुराए हैं? देखिए मैं साथ में मैं भी देखता था, जब मैं मीडिया में था तो कई जगह देखा, कई जगह गया, तो मुझे ये लगा कि शायद इनके पास सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत है, इनको जनता ने चुना है, लेकिन वो सब नहीं कर पाए ये लोग जो इनको करना चाहिए। क्योंकि राजनीति में आपके पास सब कुछ है, कोई ये भी नहीं कह सकता। इस बार तो सरकार ने बहुत सारा पैसा दिया, मोदी सरकार ने हर ग्राम पंचायत को उसकी आबादी के हिसाब से पैसे, कोई ये भी नहीं कह सकते ये पैसा नहीं मिला सबको है। अब करना किसको है जो उसको सोच के ऊपर है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। मैं किसी प्रधान पर आरोप तो नहीं लगाऊंगा, वो उनकी अलग अलग अपनी सोच है। लेकिन मैंने तो जिस दिन राजनीति में कदम रखा था उसी दिन सोच लिया था कि बदलाव करना है, मतलब करना है, परिस्थिति चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी हो। जबकि मैं तो जैसे ही प्रधान बना तो मेरे यहाँ एक बहुत दुखद घटना हो गई। मेरे गाँव के 5 लोग खदान में दब के मर गए। तो मेरा भी है कि उसमें ड्राइवर ख़त्म हो गया था, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ख़ास ड्राइवर था। क्योंकि मैंने उसे कभी ये नहीं समझा कि मेरा ड्राइवर है, हमेशा यही समझा कि ये मेरा भाई है। और जिस समय ये घटना हुई उस समय तो मैं घर पर सो रहा था, तो बताया कि घटना हो गई है। तो उसमें से एक राजनीतिकरण हुआ, घटना हुई अप्रत्याशित हुई, कोई जानबूझ के, प्रकृति से आप छेड़छाड़ करेंगे तो स्वाभाविक है। जब वो खदानें चलती थी उसमें
उसमें जब कार्य होता है, जब कोई ऐसा कार्य होता है तो स्वाभाविक है कि उसमें कुछ होता है। जब आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, चाहे वो गौरारी का पहाड़ हो, कबरई का पहाड़, कहीं का भी पहाड़ हो, कहीं का भी खनन क्षेत्र हो, आप छेड़छाड़ करेंगे तो जब मेरे यहाँ घटना हुई थी उसमें डीएम साहब भी थे और कई ज़िले के आला अधिकारी, एसएसपी, आईजी सब लोग आए थे। तो उसमें मैं जेल भी गया क्योंकि राजनीतिक दोष भावना के कारण, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। वो एक राजनीति का 5 महीने में जेल में भी रहा। तो फिर भी जब मैं जेल से छूटा तो मेरे परिवार वालों ने जी कहा, मित्रों ने कहा कि आप गांव छोड़ दीजिए और इसमें बहुत दुश्मनी हो गई। मैं देखिए, मैं गांव नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर मुझे जनता ने चुना है तो मैं गांव नहीं छोड़ूंगा। मैं 5 साल जब तक प्रधान रहूँगा, जब तक गांव में ही रहूँगा, चाहे दुश्मनी हो या चाहे जो हो। लेकिन अगर मैं कल गांव छोड़ के चला जाता, उस टाइम जब घटना हुई, घटना से जब मैं जेल से बाहर आया, अगर मैं गांव छोड़ के चला जाता तो शायद नाइंसाफ़ी होती जनता के साथ, क्योंकि जनता ने बड़े विश्वास से मुझे चुना। क्योंकि मुझसे कई बड़े बड़े लोग, धनाढ़ लोग चुनाव लड़ रहे थे और मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी। लेकिन जब जनता ने विश्वास किया तो जनता का विश्वास नहीं टूटता, चाहे जो भी होता, चाहे 5 महीने जेल में रहता, चाहे 2 साल जेल में रहता। लेकिन जनता मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है और हमेशा रहेगी। राजनीति तो आज है, कल नहीं रहेंगे। ऐसा तो है नहीं है कि पृथ्वी जब तक है तो हम ही प्रधान रहेंगे, बदलाव होगा। लेकिन उस बदलाव में मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने आज किया, सबके सहयोग से, मेरे पास भी बहुत अच्छी टीम है युवाओं की, काम करने वालों की भी है और तन मन धन से वो लोग सहयोग करते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार है हमारी ज़िंदगी में और गांव के विकास में। ऐसा नहीं कि मेरा भर सब योगदान है, सब लोगों का योगदान है गांव के विकास में। जनता की, मुझे कभी जनता ने ये महसूस नहीं होने दिया कि जनता मेरे साथ नहीं है, और ना मैंने आज तक ये भी कभी सोचा है कि मैं जनता का जनता मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर जनता है तो मैं हूँ। अब जनता, अगर मैंने लाख विकास करा, सीसी, खड़ंजा, पंचायत, कुछ भी किया, अगर गांव में हम अगर राम राज्य नहीं ला सकते तो कोई मतलब नहीं है उस विकास शून्य, क्या मतलब है। अगर किसी को सताया जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं है प्रधान का। और मैं तो एक, हमारे इस समय चौकी इंचार्ज हैं गुप्ता जी, शिवरतन गुप्ता जी हैं इस समय, और पूरा स्टाफ भी बढ़िया है। हमारी यही कोशिश रहती है कि गांव का व्यक्ति कभी थाने ना जाए। और मुझे तो खुशी है कि 5 साल में शायद मेरे गांव का 50 व्यक्ति कभी ब्लॉक स्तर पर नहीं गया कि मेरा ये काम करा दो, ये काम करा दो। जो भी काम हुए गांव स्तर से हुए, क्योंकि चुना उनने मुझे, तो जिम्मेदारी मेरी है। अब ये थोड़ी कि हम रोएं कि भैया अब मैं क्या करूँगा, आप ही जाओ। तो ये सब, और जितने भी वाद विवाद, एक तो मेरे गाँव में ज़्यादा वाद विवाद होते नहीं हैं क्योंकि मैं जुआ होने नहीं देता हूँ गाँव में, शराब को ज़्यादा बढ़ावा देता नहीं हूँ। हमारे यहाँ मेला लगता है बहुत बड़ा, तो बहुत जुआ होता था, बहुत जुआ कि 4, 5, 10 गांव के जुआ भी खेलते थे। तो 2 साल से मैंने सोचा कि जुआ नहीं होने देना और नहीं होने दिया। उसमें पुलिस प्रशासन की भी पूरा सहयोग रहा, जबकि आसपास के कई गांव में जुआ होता है, लेकिन मैं जुआ नहीं होने देता। क्योंकि अगर वो जुआ खेलेगा तो स्वाभाविक है कल वो गलत दिशा में जाएगा, वो हारेगा तो गलत दिशा में जाएगा। अगर हम समाज को एक विकास के नज़रिए से, विकास भी होना चाहिए तो आदमी का मानसिक विकास भी होना चाहिए। हमारे गांव में कई ऐसे लोग थे कि वो जैसी नवरात्रि आई तो उनका जुआ प्रारंभ, और वो जुआ खेलते थे। कोई ट्रैक्टर गहने रखता था, कोई पत्नी का जेवर गहने रखता था, और चोरी चपाटी भी होती थी। तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे कार्यकाल में शायद जुआ शराब तो बिल्कुल टोटली बंद नहीं रहा। हाँ, थोड़ी बहुत विरोध होता है, तो विरोध की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम 10 लोगों का, अगर 10 लोगों के विरोध से डरेंगे तो शायद वो चीज़ें संभव नहीं है। देखिए, 2 ही 4 10 लोग होते हैं समाज में, चाहे वो किसी भी गांव लगा लीजिए आप, चाहे अपना क्षेत्र लगा दीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, 2-4 लोग होते हैं जो गांव को अस्थिर करने का कोशिश करते हैं। अगर आप हम 2-4 लोगों के सामने आ जाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे अस्थिर। अगर हम ये सोचेंगे ये तो बहुत बड़ा दबंग व्यक्ति है, इससे हमें क्या लेन देना होता, जिसको परेशान करे। अगर 2-4 लोग को हम टारगेट करेंगे जो अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके गांव में राम राज्य हो जाएगा। अगर हम डरेंगे तो वो आज एक को सताएंगे, कल दूसरे को सताएंगे, कल तीसरे, वो ऐसे गांव में असमानता हो जाएगी, फिर हमारे सारे विकास शून्य हो जाएंगे। तो राम राज्य भी होना चाहिए गांव में। और हमें खुशी, हमें तो हमारे पूरे गांव के है कि चलो 5 साल बढ़िया राम राज्य रहा। जबकि जब हम जेल से छूटे तो लगा था, कुछ लोग कह रहे थे गाँव में लड़ाई होगी, मर्डर भी हो सकते हैं गांव में, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुझे टारगेट किया, मेरे परिवार को टारगेट किया, मेरे भी बच्चे हैं। तो आप समझ लीजिए कि 5 महीने जब मैं जेल में रहा तो कितना परिवार टूटा होगा। लेकिन परिवार ने मुझे हमेशा सहयोग किया, कभी ये नहीं लगा कि मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत टूट फूट परेशानी होती है, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि हाँ है ही नहीं है कोई। और
मेरी बस पर प्रयास नहीं रहा कि गांव में शांति हो, बस बरामर्श मैंने यही सोचा कि गांव में शांति आई हो। अगर शांति रहेगी तो स्वभाव है कि आपके हर काम गांव भी अच्छा होगा, शिक्षित भी होगा। अगर अशांति रहेगी तो आपके सारे विकास कोई मतलब नहीं रखते, ना कोई मायने रखते हैं, क्या मतलब उस विकास का। अगर गांव में आपने अशांति फैलाई, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि गांव में ये चीज़ें असामाजिक तत्व ना हो, जुआ, शराब, चोरी, चपाटी, ये सब चीज़ें ना हों। अगर जिम्मेदारी व्यक्ति उस चीज़ को बढ़ावा देगा तो स्वाभाविक है कि गांव में अशांति होगी। आप जो भी विकास करा लीजिए, क्या मतलब उसके विकास का, बताइए आप। आपका गांव गौरारी जो है वो विकास का पर्यायवाची बन चुका है और आपने विकास की जो रेखा खींची है और जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार हैं, युवा हैं जो प्रधानी पद पर आसीन होंगे, वो उस रेखा के करीब कैसे पहुँचे और आप अपनी खुद की बनाई रेखा को कैसे लांघ पाएंगे। साथ ही साथ वो जो रेखा आपने खींची है, आपके जो काम है, जनरली क्या होता है गांव में जो मुद्दे होते हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, तो इन सब पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो सिलसिलेवार ढंग से आप हमें शिक्षा में आपने क्या काम किया है, रोज़गार कैसे पैदा किए हैं, सड़कें, बिजली, पानी, जो भी आपके काम है वो सिलसिलेवार ढंग से आप हमें और हमारे दर्शकों को जो इच्छुक हैं आपके काम को जानने के लिए वो सिलसिलेवार ढंग से। देखिए, मैं पहले तो शिक्षा की बात करूँगा। मैं खुद प्राइमरी से पढ़ा हूँ, प्राइमरी गांव में ही शिक्षा की। फिर मैंने विजयपुर में अंडवारा श्री अवधूतानंद स्कूल है, हाई स्कूल, वहाँ में शिक्षा ग्रहण की है। फिर इसके बाद में महोबा गया। मेरे गांव में इतना बड़ा गांव है, मेरा 10,000 की आबादी समथिंग मेरा गांव है। और जब मैंने देखा कि कुल मेरे गांव में सरकारी मुलाजिम 22 लोग हैं, जबकि कई गांव ऐसे हैं जहाँ एक एक मोहल्ले में 22 लोग हैं, तो हमने एक दिन ऐसा ही विचार किया कि शिक्षा में क्या हो सकता है। तो पहले तो हमने समूह के गठन किए, क्योंकि माताएं बहनें होती हैं वो बच्चे को टारगेट करेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगाव बच्चों का माता से होता है। अगर माता शिक्षित होगी, माता आर्थिक रूप से पैसा उसके पास आएगा तो वो शिक्षक हो जाएगा। सबसे पहले तो शुरुआत की हमने समूह से। हमने हर महीने समूह की बैठक ली। हमारे गांव में 350-400 महिलाएं इस समय समूह में हैं और साथ 10-12 समूह बहुत एक्टिव हैं, उनका लेन देन भी हफ्ते में होता है। तो पहले हमने समूह के माध्यम से कहा, और शिक्षा के लिए हम अभी 2 स्कूल बनवा रहे हैं। इस बार की कार्य योजना में भी 2 स्कूल टारगेट किए हैं कि 2 स्कूल उनको बनवाना है, क्योंकि जो प्राइमरी की शिक्षा है वो गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाता है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको यहाँ टोक रहा हूँ। आपने स्कूलों की जो चर्चा की है, साथ ही साथ आपके मन में जो मॉडल है, आपने जो बच्चों के लिए कहा है कि यहाँ रोज़ गार्डन होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा ताकि दर्शक जो है वो कायदे से जान सके। देखिए, मैं 2 विद्यालय बनवा रहा हूँ और उसका जो एस्टीमेट है 5 लाख रुपए का है। एक 2.5 लाख का एक है, 2.5 लाख का एक है। उसमें GST कट के 4 लाख रुपए के अलावा अभी तो एस्टीमेट बना ही है, अभी तो कुछ पेमेंट उसमें हुआ नहीं है, क्योंकि प्रशासक नियुक्त हैं। लेकिन मेरा एक सोच है कि जैसे मैंने शराब चुनाव लड़ा, अभी चुनाव है, शराब, दारू, शराब या जुआ में वैसे लोगों को पैसे दिए, उतना पैसा मैं गांव में स्कूल में लगाऊंगा। तो गार्डन जो बनाए हैं, देखो, शारीरिक बच्चे को होना चाहिए तो मानसिक भी होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास, उसके लिए जिम का भी सामान आ रहा है। और विद्यालय का एक बनाने का एक नज़रिए, उस विद्यालय में सब कुछ होगा। हमारे गार्डन हो गए तो आपने देखी भी, आप गांव भी गए हैं तो POP वगैरह, यानी पूरा, देखिए, शिक्षा को जो माहौल होगा तो उसमें परिदृश्य साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमने लाख विद्यालय अच्छे बना लिए, लेकिन अगर वो परिदृश्य साफ नहीं होगा तो वो मानसिक दिमाग से नहीं पढ़ पाएगा। और जब विद्यालय खुलेंगे तो हमने 4 महिलाओं को चयनित कर लिया। 4 महिलाएं हमारे विद्यालय में समूह से चयनित हैं। जब बच्चा प्रवेश करेगा तो उसका पूरा देखा जाएगा कि तेल लगाए हैं, कपड़े सही पहना, ड्रेस पहन के आया कि नहीं आया। स्कूल में एंट्री तब होगी उसकी जब वो पूरा बिल्कुल फिनिश हो जाएगा कि हाँ, ये शिक्षा ग्रहण करने लायक है। अब आप एक बात बता दीजिए, जैसे शिक्षा के लिए बच्चे जाते हैं, क्योंकि जब माँ जागरूक नहीं होगी तो बच्चे समझ लीजिए कि वो नहीं जाएगा साफ़ सुथरा होकर। अगर माँ जागरूक होगी, अगर जैसे कोई कारण है गरीब मजदूर नहीं कर पाए, तो हमने इसलिए 4 महिला रखी कि जब वो स्कूल क्लासरूम में प्रवेश करेगा तो बिल्कुल उसको लगेगा कि हाँ, कोई माहौल है। क्योंकि इसी तरीके से बनाया जा रहा है विद्यालय। हर दीवार में एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, हर क्लास में एक LED की व्यवस्था कर रहे हैं। कैमरा होगा, कैमरा के हर CCTV कैमरा हो गए, और जब प्रार्थना होगी
तो बाकायदा प्रार्थना में संगीत के लिए सब सामान हम मंगवा रहे हैं। यानी उनको ये लगे कि कोई कॉन्वेंट स्कूल भी फेल कर देंगे, विद्यालय ऐसे बनवाना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगा, उनके लिए भी कहूँगा जो कहते हैं असंभव है, असंभव कुछ है ही नहीं है। असंभव उनके लिए है जो कुछ करना नहीं चाहते। और मैं आपसे कहता हूँ राघवन जी, विद्यालय ऐसे बनाऊँगा कि आपको पूरी यूपी में लगा लीजिए 75 ज़िलों में। अगर कहीं ऐसा मिल जाए तो मैं आपसे वादा करता हूँ दोबारा प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये आपको चैलेंज देता हूँ। मुझे भरोसा है, आपकी हर एक बात पर भरोसा है। और मेरा एक लक्ष्य है कि जब मेरे क्योंकि आज से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कल नौकरी लग जाएगी, लेकिन मेरा एक लक्ष्य है जो मैंने न्यू डाली है, उसका जो न्यू है वो बिल्डिंग इतनी मजबूत हो कि 22 जो बच्चे हमारे गांव के मुलाजिम हैं, सरकारी नौकर हैं, वो 22 से लगा के 220 पहुँचें अगले कुछ सालों में। क्योंकि समय तो लगेगा, क्योंकि एक दिन में तो ऐसा नहीं कि सीधे पढ़ गया तो सीधे वो नौकरी मिल जाएगी, समय लगेगा। लेकिन न्यू डाली गई है तो अब अगर न्यू मजबूत है तो आप समझ लीजिए बिल्डिंग भी मजबूत होगी गांव की। अब जैसे कामों की बात मैंने की, अब मैं ही काम गिनवाता हूँ, उन कामों के बारे में फिर आप जनता को बताइएगा। जैसे आपका पंचायत घर मैंने घूमा है, साथ ही साथ आपके पूरे गाँव में जो साउंड सर्विस है, अनाउंसिंग की जो सुविधा है। जनरली गांव में क्या होता है, जो डिग्गी पीटने के लिए होता है ना, ढोलक वगैरह, या एक व्यक्ति को हायर किया जाता है, वो गांव में घूमता है। लेकिन इनके गांव में, राजू जी के गांव में, इन्होंने पूरे गांव में जो साउंड सर्विस है, साउंड लगाए हैं, वो भी आहूजा के साउंड लगाए हैं, ताकि अनाउंसिंग जो इनका पंचायत घर है वहाँ से अनाउंसिंग हो और पूरे गांव में जो भी सूचना देनी है वो वहाँ तक जा सके। तो पहले तो पंचायत घर की जो प्लानिंग है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सलाह देता, कोई खास सलाहकार रखे हुए हैं आप, या खुद ही की दिमाग की उपज है ये? नहीं, सलाहकार कोई नहीं है, और सलाहकार तो बहुत लोग भी हैं, कई लोगों से मेरी बात होती रहती है। कई जो यूपी के, जो हमारे उत्तर प्रदेश के टॉप पंचायतें हैं, 2, 4, 10 पंचायतें हैं, उनसे भी मेरी बात होती रहती है। कई जगह, चूँकि अभी महोबा ज़िले में कहीं ऐसा लगा नहीं है, तो साउंड सिस्टम का एक दिमाग आया एक दिन के डिग्गी पिटवाते हैं जैसे हम, तो हमने उसको कुछ कहा, वो कुछ बोल के आता है, और कई लोग शिकायत कहते बोले हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए वो साउंड सिस्टम लगाया कि जैसे हमें किसी व्यक्ति को बुलाना है, या लेखपाल जी आए, या चौकी प्रभारी जी आए, या कोई अधिकारी आया, तो हम वहीं से सूचना देंगे कि हमें इस व्यक्ति को बुलाना है। अब जैसे हमने कुछ भी किया गांव में, या आवास सत्य कुछ भी, या राशन कार्ड, या किसान सम्मान निधि, अब हमने जैसे किसी बुलाया एक को, वो आया तो 10 लोग, तो हमें 10 लोगों को भी दिमाग लगाना है, उनको भी बांटना है। तो पंचायत में जो साउंड सिस्टम लगाया गया वो इसी पर्पज़ से लगाया, कोई भी कार हो, रामायण हो, कुछ भी हो, आप वहीं से अनाउंस करिए, पूरे गांव में आपको मिलेगा, जिसको बुलाया है तो वो आता है। और एक सहूलियत भी है, कोई भी अधिकारी आता है तो उसको भी एक टेंशन नहीं है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक पंचायत भवन बनाने, अभी तो पंचायत भवन में काफ़ी कार्य रह गए हैं, क्योंकि अभी तो उसमें जिम का सामान भी आना, अभी उसमें आप देख के भी आए हैं, तो बिल्डिंग में भी काफ़ी कार्य बकाया हैं। अभी मैंने उद्घाटन नहीं कराया, उद्घाटन तब होगा जब पंचायत भवन मेरे हिसाब से बन जाएगा, क्योंकि अभी उसमें काफ़ी कार्य बकाया हैं। और बारातशाला से पंचायत भवन का दिमाग आया है, क्योंकि बारातशाला जब बनवाई थी तो उससे दिमाग पहले बारातशाला, उसके बाद पंचायत। जी, पहले बारातशाला माननीय विधायक जी चरखारी ब्रजभूषण राजपूत जी की निधि से बनी थी, वो बनी ग्राम पंचायत के द्वारा है। लेकिन बारातशाला के बाद फिर दिमाग आया पंचायत भवन का, और पंचायत भवन में अभी कई जगह मैंने पंचायत भवन देखे हैं, तो हमें भी एक तंज होता था। कहीं हम जाते थे, अरे बोले महोबा में क्या है, महोबा की पंचायतें सब बेस्ट हैं, तो एक तंज था हम लोगों को। क्योंकि हम लोग ग्रुप से जब जुड़े थे, पंचायती ग्रुप से, तो कई लोग भेजते थे, कहीं सिद्धार्थ नगर से, कहीं ललितपुर से, कई ज़िलों में ऐसे पंचायत भवन बने थे, तो एक तंज कसते थे कि यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सब भ्रष्टाचार की भेंट है। तो एक दिमाग में कि हम ऐसा क्यों ना मॉडल पेश करें कि वो अलग सबसे हट के हो। इसीलिए पंचायत भवन का दिमाग में आया कि सब हर चीज़ एक व्यवस्थित हो, और गांव वालों को भी लगे कि हमारे पास भी कुछ है, और वो भी अपने गर्व से कहे कि हमने जो अपना प्रतिनिधि चुना है कोई गलत नहीं किया है। अब जैसे पंचायत घर हो गया, बारातशाला हो गई, पानी की व्यवस्थाओं के बारे में आपने क्या क्या किया है? पानी के लिए देखिए, मेरा गांव शायद महोबा ज़िले में सबसे डेंजर जोन में था, क्योंकि हमारे यहाँ खदानें चली तो 350, 400, 500 फीट पे भी पानी था। तो जब मैं प्रधान बना तो चूँकि एकदम से समय से प्रधान जैसी बना, जेल गया, जेल के बाद आया तो 2-3 महीने 4 दिन मिला। लेकिन पानी की समस्या इतनी विकराल थी कि हमारे यहाँ की माता बहनों को 2-2 किलोमीटर दूर जाना था पानी।
तो हमने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना सरकारी हैंडपम्प में समरसेबल डाले जाएँ, क्योंकि जो पंचायत का बजट था उसमें 30% 40% पानी की में खर्च हो जाता था। जो पैसा मिलता था उसका उससे 40% उसका वो वेस्ट जाता था। आज हैंडपम्प सुधरवाया 2 महीने बाद, 2 दिन बाद का 2 महीने बाद ख़राब, क्योंकि खारा पानी है अधिकांश गाँव में हमारे। तो हमने एक बात हुई कि क्यों ना समरसेबल डलवा, तो हमने पूरे गांव में 2 साल पहले समरसेबल डलवा दिए। जहां जहां पानी की समस्या थी उस मोहल्ले में सब हैंडपम्प में समरसेबल डलवा के, पाइपलाइन डलवा के, अब ये समझ लीजिए कि राघवन जी कोई 70% महिलाएं हैंडपम्प नहीं चलाती है। सब जगह पानी की सुविधा है। अब तो हमारे गाँव में मान लीजिए प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड हर घर हर जल योजना से हमारे गांव में पाइपलाइन का भी काम हो रहा है। और तो पानी की समस्या तो शायद अब हमारे गांव में उतनी ज़्यादा है नहीं है। और खदानों से भी पानी हम समरसेबल डाले हैं जो दैनिक उपयोग में है, उससे भी हम पानी डाले हैं। तो दैनिक उपयोग में चूँकि हमारे तो पानी कितनी, चूँकि मेरे गाँव में सबसे बड़ी कोई समस्या थी तो वो थी पानी की, वो जहाँ तक 70% सॉल्व है। अब ज़्यादा समस्या है नहीं है पानी की। मुझे एक बात और बताइएगा, जो विधायक सांसद होते हैं वो कहते हैं हमें बजट नहीं मिलता है। बेलगांव डांडा की सड़क का निरीक्षण किया था मैंने, वो आधी सड़क अभी भी डली है। बेचारे जो ग्रामीण है बरसात के मौसम में उन्हें निकलने में दिक्कत होती है। देखिए एक बात, तो विधायक सांसद ये बहाना देते हैं कि बजट नहीं है, फिर एक प्रधान के लिए कैसे संभव हो गया कि उसने एक चाहे खेल मैदान हो, चाहे पंचायत घर हो, बारातशाला हो, बिजली की व्यवस्थाएं हो, पानी की व्यवस्थाएं हो, एक बेहतर स्कूल हो, ये सब कैसे इतना खाका तैयार हो पाया? आप लगा ले ग्राम प्रधान का वेतन कितना होता है? 3,500 रुपये, यानी एक मनरेगा से मजदूर से कम। सांसद विधायक का कितना वेतन है? जबकि हमारे संवैधानिक प्रक्रिया कहती है कि देश की छोटी संसद है ग्राम पंचायत। और जब ग्राम पंचायत इतनी काम करा सकती तो आपको तो 1.5 लाख रुपये वेतन मिलता है, क्यों नहीं करा सकते आप कितना आता है BBN में पैसा? बुंदेलखंड विकास निधि में 5 करोड़ रुपये, विधायक निधि में 5 करोड़ रुपये। अगर आपने 70% भी काम किया होता या किया है होगा, जिस विधायक ने भी काम किया होगा वहाँ अलग काम मिलेगा आपको। आप रोना नहीं रोएंगे। आप देखिए जितना भी बड़ा नेता होता है, देखिए जनता ने प्रधान भी चुनती है, जिला पंचायत भी चुनती है, विधायक भी चुनती है, सांसद भी चुनती है, लेकिन आखिर जनता क्यों जाती है सिर्फ प्रधान के यहाँ? क्यों? इसलिए जाती है कि ये हमारा लोकल का है। और जब जनता वहाँ नहीं जाती है विधायक सांसद के यहाँ, तो वो समझता है बोले जनता सब खुश है। वो इसलिए नहीं आ पाती है अपनी अधिकारों के लिए कि वहाँ बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से उनको अधिकार नहीं मांग पाते अपना। प्रधान तो बगल का जब पकड़ लिया उसको जनता गाली भी देती है प्रधानों को। जबकि मेरा एक मानना है 3 लोग इस सिस्टम के हैं, प्रधान, लेखपाल, पुलिस। यही 3 लोग जनता का 90% कार्य करते हैं और यही 3 लोगों को 90% गाली भी मिलती है। आपने विधायक को भी वोट दिया है, आपने सांसद को भी वोट दिया है, आपने जिला पंचायत को भी वोट दिया, तो आप उनसे क्यों नहीं कह सकते? एक जिला पंचायत सदस्य 20 से 25 लाख में बिक जाता है, आपने कितना लगाया? एक विधायक, आप समझ लीजिए तो हो गई निधियाँ। आपका वेतन कितना है? अगर आपका 1,65,000 वेतन है, आपको और भी TDA, BDA, मोबाइल, फोबाइल सब मिलता है। अगर आप वेतन न लगाइए, अगर आपने निधि भी ईमानदारी से लगाई है, तो आपको किसी भी जनता को, मैं राघवन जी दावे से कह सकता हूँ, कोई भी जनता, चाहे वो विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, अगर आपने ईमानदारी से काम किया है, आप 70% ईमानदारी से काम कर लीजिए, मैं नहीं कहता 100%, आप 70% भी काम करेंगे तो न बेलगांव डांडा की सड़क रहेगी, न किसी गांव की सड़क रहेगी। आप करिए तो अब रोना किस लिए? पैसा तो आपको दे रही है सरकार। बता दीजिए कौन विधायक, कौन सांसद को पैसा नहीं मिला? किसको जिला पंचायत में किसको पैसा नहीं मिला? जिला पंचायत अध्यक्ष को पैसा नहीं मिला? किसको पैसा नहीं मिला? सरकार ने पैसा सबको दिया है। आप रोना इसलिए रो रहे क्योंकि आप चापलूसों से घिरे हैं। आप चापलूसों का हित करेंगे इसलिए आपकी जनता रो रही है। आप चापलूस अलग करिए, जो जिंदाबाद आपको बोलते हैं वही आपको गड्ढा में गिराते हैं। क्योंकि आप तो देखते हैं कि बोले हमारे तो जी अच्छे भैया, वो जिंदाबाद हैं। तो जो ही जिंदाबाद बोलने वाले ही लोग आपको गड्ढा में, देखिए जनता बहुत समझदार हो गई। आप 5 साल बैठ जाइए राजनीति का, आपकी राजनीति देख लीजिए। अब जनता बदलाव चाहती है, वो कुछ अपने लिए भी चाहती है। आपने क्या किया? आपने चुनाव लड़ा, 5 साल आपने क्या किया? जनता आपसे हिसाब मांगेगी। वो समय निकल गया 5 से 10 साल पहले कि चलो भैया ये वो है, इसको जिंदाबाद, ये बढ़िया है। आप ना जाति पे चुनाव जीत सकते हैं, ना आप धर्म के नाम पे चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, कुछ दिन
कुछ समय के लिए हाँ जरूर लगे, कुछ लोग जरूर आपको जाति धर्म पे चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन आप जाति धर्म से, आप एक जाति को लेकर, एक धर्म को लेकर अगर राजनीति करेंगे तो आप कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जनता, देखिए चाणक्य ने कहा है राजनीति में, अच्छा शासक वही है जो अपनी जनता का सुख दर्द, सुख दुख में भी, अगर सुख में काम आया तो दुख में भी काम आना चाहिए। आज राजनीति में हमें चुना है, ठीक है, आज हमें प्रधान चुना है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर उनका कुछ हो जाए तो हम जाएं? आप आए, विधायक का दायित्व नहीं है कि नहीं है? छोटी छोटी समस्याओं को मैंने देखा है, कई जगह देखा, कई गांव में मैं भी जाता हूं, तो 90% गांव में कंडीशन गौशाला को लेकर है। विधायक सांसद इतना पैसा, इतना हुआ मचाते हैं कि हमने ये किया वो किया। आपने क्या किया? धरातल में बता दीजिए क्या किया आपने। आप छोटी छोटी सा गौशाला, चलिए मान लीजिए हमका पैसा नहीं मिलता, आपको 30% मिलता है, अगर आप 20% अपना भी एक्स्ट्रा लगा देंगे, आप उस निधि का कमीशन भी लगा देंगे, तो आपकी गौशाला, आपकी किसान परेशान नहीं होगा। आप लगाइए, तो आपने किया कुछ नहीं है, आप हाय तो मचाने फिर रहे हैं, बोले मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं। पैसा क्यों नहीं है? पैसा सबके पास है। चलो हम मान लेंगे कि कोरोना में लैप्स हुआ पैसा, पहले तो था, अब भी आया पैसा, अब भी आ रहा पैसा, तो आप क्यों नहीं कर सकते भैया? करिए ना, जनता ने चुना है आपको जब जनता आपके पास नहीं गई थी कि चलिए भैया प्रधान जी मैं आप खड़े हो जाइए, मैं आपको वोट दूंगा, आप प्रधान बन जाइए, चलिए भैया विधायक जी मैं आपको, वो आप विधायक, हम जनता के पास गए, तो जिम्मेदारी हमारी है, हमें चुना है, हम रो नहीं सकते हैं। अगर राजनीति में है तो फिर रोना, तो फिर राजनीति में काहे को आए हो? घर बैठते अपने, आप जनता को कितने दिन बेवकूफ़ बना सकते हैं? एक बात और राघवन जी, मैं काफ़ी लोगों के सोशल मीडिया में तो मैं वैसे भी जुड़ा हूँ, कई लोग फालतू की पोस्ट डालते हैं, ये होगा वे होगा। आपने 10 वादे किए जनता से, क्षेत्रीय या प्रधान, मैं जी प्रधान जैसे मैं कहूँ कि गौरारी में मैं ये बनाऊँगा, बना? अगर नहीं बना तो कितने दिन झूठ बोलेंगे? 1 दिन 2 दिन, कितने वादे आप झूठ बोलेंगे? हुआ धरातल पे शून्य। अब अगर फालतू की आप करेंगे तो जनता आपको नेगेटिव करेगी। हाँ, जब तक आप सत्ता में हैं, जब तक तो उसकी मजबूरी है भैया को, आप जिंदाबाद बोलेगा। और जिस दिन आप सत्ता में चुनाव आएंगे, उस दिन आपको महसूस होगा कि हाँ मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ख़त्म ही हो जाएगी कहानी, फिर क्या मतलब वापसी होने से? जनता बहुत समझदार हो गई है। और जनता, एक बार बताइए राघवन जी, जैसे मैं एक प्रधान की बात कर रहा हूँ, जैसे आज मैं प्रधान हूँ, मैं रोज़गार की बात कर रहा हूँ। मेरे गांव में जो समूह से महिलाएं जुड़ी हैं, मैंने एक समूह को मिड डे मील दिया है। मैं चाहता तो मैं भी मिड डे मील में पैसा कमाऊँ। मैं 4 साल 5 साल मिड डे मील कितना आता है, गल्ला कितना आता है, मुझे सब पता है। लेकिन आप पता कर लीजिए, मैंने जब बच्चे स्कूल खुलते थे, मैंने अध्यापकों से कहा था कि मुझे आपका 1 पैसे, चूँकि बच्चे मेरे हैं, हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार पनीर बनवाता था, 2 बार छोले, आप पता कर लीजिए पूरी। और अध्यापकों साहब कहा था कि मैं आपकी FIR कर दूंगा। अगर हाँ मैं आपसे कुछ कहूँ तो मैं दोषी हूँ। अगर मैंने आपसे ये कहा होगा भैया अध्यापक जी, मार साहब हमें 500 रुपये चाहिए चेक में, तो दोषी। अगर मैं नहीं खाऊँगा तो आपको नहीं खाने दूँगा, चाहे कोई भी हो। रोज़गार है, क्यों नहीं रोज़गार मिल सकता? जैसे हमने समूह को मिड डे मील दिया तो 4 महिलाओं के पास रोज़गार है, कुछ तो आएगा, कुछ तो सहयोग होगा उनका। जैसे कोटा दिए, कोटा हमारे गांव में एक समूह को मिल रहा है, होगा, एक को बाज़ार मिल रहा है, तो हम जो पैसा आएगा उसमें लगाएंगे, बाज़ार में लगाएंगे, गांव में लगाएंगे, तो कुछ तो लोगों को लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जिम्मेदारी सबकी तय होनी चाहिए, अकेले प्रधान कुछ नहीं कर सकता। आप एक टीम बनाइए, इनके पास कितनी टीम नहीं है, सब जिंदाबाद बोलने वाली टीम है क्या? उनसे भी करवाइए ना काम। मेरे गाँव में जैसे कई लोगों की टीम है, हमारे जो कंस्ट्रक्शन वाले काम में लड़के वो अलग करते हैं, जो योजना के बारे में उसमें अलग करते हैं। तो एक अपने जब आप चुनेंगे तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको टीम पे विश्वास करना पड़ेगा। आप विश्वास किन पे कर रहे हैं? जो आपको गड्ढा में फेंक रहे हैं, जो आपको जिंदाबाद बोलते हैं बिना मतलब का। आपने किया कुछ नहीं है, अब जिंदाबाद बिना तो कब बोल रहे हैं? आपका मतलब है जिंदाबाद बोले? आप करिए ना, आप करेंगे तो जनता आपको मानेगी, और आप नहीं करेंगे तो 5 साल बाद जनता वही नीचे से उतार देगी। फिर पूर्व में कोई किसी का इतिहास नहीं होता है। अगर आपने अच्छा किया है तो जनता आपको एक तक याद करेगी, और नहीं किया तो बहुत ऐसे आए हैं, राजनीति बहुत चले जाएंगे, ना कोई उनके मानने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना कोई देखने वाला। यही है ना राजनीति। और रोज़गार जैसे मैंने 6 लोग लगे हमारे पे, 6 गौशाला में 6 लोग लगे परमानेंट।
तो 6 लोगों को परिवार को रोज़गार दिया कि नहीं दिया। आप समझ लीजिए कि मैंने 5 साल हमारे यहाँ काम बंद नहीं हुआ, 5 साल, तो हमने 50 लोगों को रोज़गार दिया कि नहीं दिया। जो रात चरखाई दिल्ली बम्बई जाते थे तो वो तो यहीं है ना, उनका परिवार 2-2 3-3 लोग काम कर रहे हैं तो वो यहीं है, तो रोज़गार है कि नहीं है उनके लिए। कई अबे छोटे स्तर से, क्योंकि पंचायत में इतना सब पावर नहीं है तो वो रोज़गार यहीं पैदा कर दी, लेकिन इनके पास तो पावर है ना। क्या नहीं है पावर? विधायक के पास पावर नहीं है कि सांसद के पास पावर नहीं है? किसके पास नहीं है पावर? आप तो चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, इनके पास तो सब पावर है। क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते, लेकिन करना कुछ नहीं है और बस हवाई बात करनी है। मैं कई लोगों को देखते, समझ लीजिए, क्या हमें एक चीज़ ऐसे बता दीजिए कि मैं उन पर तंज नहीं कस रहा कि कोई तंज कस रहा है, लेकिन उनको ये बता रहा हूँ, उनको ये कह रहा हूँ कि हमने आपको चुना है, हमारा अधिकार है आपसे सवाल करने का, वो आपको जवाब देना पड़ेगा। हमने वोट दिया ना आपको, बिल्कुल, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अब अगर आप जवाब में अगर ये कहेंगे, सवाल में अगर ये कहेंगे तो हमारा विरोधी है, तो फिर आप विरोधी समझिए। बिल्कुल। अगर आपको ये लगता है कि भैया ये तो यार विरोध कर रहा है, तो फिर विरोधी समझिए। क्योंकि देखो, विरोध वही करता है, कनक कहती है जिंदा कौमें ही विरोध करती हैं, मुर्दे लोग काहे को विरोध करेंगे, वो तो मर गए। अगर इसमें किसी को बुरा लगे तो मुझे कोई मतलब नहीं, खूब बुरा लग जाए। विरोध, अगर आपने कुछ किया नहीं है तो आपका विरोध होगा। हम जिंदाबाद बोलने वाले लोग नहीं हैं ना, हम बोलेंगे चाहे कोई हो, सीधी सीधी बात है। अगर राजनीति में आए हैं तो हम बदलाव करके रहेंगे और करेंगे, और चाहे इसके लिए चाहे जितनी परिस्थिति खराब हो। और एक बात और, सबसे ज़्यादा शिकायत आप देख लीजिए ऑनलाइन, क्योंकि सब डाटा ऑनलाइन है। सबसे ज़्यादा साथ हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट में सबसे ज़्यादा शिकायत है ग्राम पंचायत गोहरारी की। लेकिन मैंने किसी भी एक व्यक्ति से, आप गांव में पता कर लीजिए, मैंने किसी व्यक्ति से एक निगाह में रोया नहीं हूँ कि देखो भैया वो शिकायत कर रहा है। रोना किस लिए? अच्छा करेंगे तो विरोध होगा। और उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, विरोधियों का। अगर वो इतना विरोध नहीं करते तो शायद ग्राम पंचायत में तक काम नहीं होता। विरोधियों को भी था, राजनीति में विरोध होना बहुत जायज़ है। अगर आप विरोध को दबाएंगे तो सबसे निकम्मे व्यक्ति आप हैं, और अगर विरोधी से डरेंगे तो भी निकम्मे आप हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद फिर से प्रधान जी से, राजू जी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। किसी भी प्लेटफॉर्म के बड़े होने के लिए जरूरी है जनता का साथ, आपका विश्वास। तो चैनल को भरपूर साथ देने के लिए और अपना भरोसा हम पर कायम करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनों तक शेयर भी करें और देखते रहें जनता का राज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से हमारे इस जुगनू में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हम सवाल जो हैं, आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल आप पर दागते हैं, तो हमें बताइएगा उस मॉडल के बारे में, गौशालाओं में आपने जो हीटिंग सिस्टम लगाया है उसके बारे में, साथ ही साथ पंचायतों में जो कंप्यूटर सिस्टम आपने रखा है उससे लोगों का लेन देन होता है पैसों का, साथ ही साथ ऑनलाइन और ट्रांजैक्शन से लेके अगर उन्हें कुछ ऑनलाइन काम करना है तो वो भी वहाँ पे होता है, उसके बारे में भी विस्तृत तरीके से। पहले तो मैं गौशाला की बात करूँगा। देखिए, गौशाला जो सरकार ने चलाई थी उसका एक ही मकसद था कि जो सरकार ने एक मानक था कि हर गांव में 30% से अन्ना जानवर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों गांव वालों की जानवर है। उस हिसाब से सरकार ने बजट दिया। 30% आज भी मिलता है, और जब से भी गौशाला चली है 1-1.5 साल 2 साल से, तब से 30% ही गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट का ये था कि अगर 30% अन्ना जानवर रहेंगे तो जो किसान रात में जागते हैं, और कई लोग अकाल मौत हो जाती थी कई लोगों की, रात में जागते हैं बेचारे, काम नहीं कर पाते थे। आज उसका लड़का गया खेत में तो कल वो जाता था, कई लोगों की मौत भी हुई है। तो सरकार के ये था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था गौशाला, और सरकार ने ऐसा नहीं, काम बहुत किया है, आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते। गौशालों के लिए, तारवारी के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया, टीन सेट के लिए भी पैसा दिया, भूसा के लिए भी पैसा दिया, लेकिन जो जन सहयोग मिलना था वो आम जनता से मिला नहीं है। कई जगह मैंने देखा है, कई जगह 90% गाँव में भी देखा है। जैसे आपने गौशाला को 30% लिया, 30% भूसा का पैसा दिया, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? हमें जनता ने नहीं चुना, हमें भी तो चुना है ना, हमें भी तो जनता ने वोट दिया है। किस लिए दिया? आम जनमानस की, अगर हमें जनता ने चुना तो जनता भी तो हमसे उम्मीद करती है कि हमें कोई समस्या ना हो। प्रधान किस लिए चुनती है? इसलिए तो चुना है प्रधानों को कि भैया अगर जैसे गवर्नमेंट ने जितना दिया, आप एज ए प्रधान मान, जैसे आज मैं प्रधान हूँ, ठीक है,
जब से मेरी गौशाला चली है, आप पता कर लीजिए, जिस दिन विवाही होती है उस दिन गौशाला बंद हो जाती है। और जितना मुझसे बनता है, 6 लोग लगे हैं, देखिए गवर्नमेंट ने पैसा आज तक दिया नहीं लेबर का। अब आप ये भी जानते हैं कि देखिए लेबर नहीं लगी तो फिर भूसा कौन डालेगा, पानी कौन पिलाएगा उनको, तो कुछ व्यवस्था हमें स्वयं करनी पड़ेगी। और हीटर का ऐसे पिछली साल भी हीटर लगाए थे हमने, पिछली साल मेरे यहाँ टीन सेट नहीं था, इस साल मनरेगा से टीन सेट भी लगा है। तो जब आम आदमी अपने लिए हीटर लगा सकता है तो हम गौशाला के लिए लगा सकते हैं। जब हम आम आदमी के व्यक्ति के लिए इतना खर्च कर सकते हैं तो गौशाला के वो उनका शरीर नहीं है क्या, उनके अंदर आत्मा नहीं है क्या? हाँ, देखो हिंदू धर्म में लिखा है कि गौ माता, हम एक तरफ तो माता मानते हैं कि वो हमारी माता है। अब माता सड़कों पे मर रही है, खाने को नहीं है, ठंड में मर रही, तो फिर हमसे निकम्मा तो कोई व्यक्ति नहीं है। मैं प्रधानों से कई जगह मेरी ब्लॉक में बात होती रहती है, बोले आप तो आप क्यों नहीं कह सकते हैं? आप भी तो जनता के प्रतिनिधि है, हमें भी 30% मिलता है। ऐसा तो नहीं कि गौराजी को 100% पैसा मिलता है, हमें 30 तो आपको भी 30 मिलता है। क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, करिए तो आप। मैंने पिछले साल 20 बीघा की बराई ली थी गन्ना, पूरा गन्ना ऐसी डाला। इस साल ही 17-18 बीघा की बराई ले चुका हूँ, अभी तक 17 बीघा की बराई ले चुका हूँ। और 4-4.5 हज़ार कुंटल भूसा कतवाया था और कुछ और भी लिया था, अभी रोज़ लेते हैं भूसा। तो आम जनमानस का ठीक है सहयोग नहीं मिला, क्योंकि किसान आदमी इतना सहयोग नहीं कर पाता। क्योंकि किसानी में आप भी देखते हैं किसान में है क्या, एक किसान 10 बीघा वाला 20 बीघा वाला भी मजदूरी करता है। आप बता दीजिए कौन सा ऐसा किसान संपन्न है? तो हम उनसे अपेक्षा उतना ही रखें जितना जायज़ है। हम नाजायज़ टोचन नहीं करते किसी को, आपको देना ही पड़ेगा, क्या नहीं आपको सहयोग करना पड़े। आप करिए तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी है ना, क्योंकि हम प्रधान हैं, जिम्मेदारी हमारी है। और गौशाला में जैसी इनने पैसा खर्च कर रहे हैं, कई मैंने देखा सरकार में, इस सरकार में हो, अगली सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकार ने पैसा दिया। देखिए इस सरकार ने तो गौशाला चलाई, अगली सरकार ने तो गौशाला नहीं चलाई हैं। चलाई की अन्ना जानवर की समस्या तो 5 साल से इस सरकार ने की, तो हम भी तो सरकार का सहयोग करें। जितना हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि सरकार हमारे लिए ये करे, आवास दे, शौचालय दे, सड़कें दे, बेहतरीन विद्यालय दे, गौशाला दे, तो सरकार आपसे अपेक्षा नहीं करती है। आप क्या करते हैं सरकार के लिए, बताओ ना, आप क्या सहयोग करते हैं? आप गौशाला के लिए सहयोग कर दें। अगर ठीक है किसान नहीं कर रहा सहयोग, ना करिए, लेकिन हम तो जिम्मेदार बनिए। जैसे कई गाँव में प्रधान पद के प्रत्याशी रहते हैं, प्रधान तो एक बनता है, उनको भी 2-2, 3-3, 400 वोट मिलता है कि नहीं मिलता? आप सामाजिक प्राणी हैं, आप प्रधान ऐसे तो कोई लड़ता नहीं है, तो आपका विदात नहीं है। बिल्कुल। आपने लाखों रुपए को होर्डिंग लगा रहे हैं, आप कहीं कम्बल, देखिए मैं कम्बल का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कम्बल बंटवाएंगे, आप इनको बुलवाएंगे, उनको बुलाएंगे, माननी को बुलाएंगे, तो आप जनता को सब लालच पैदा कर रहे हैं। वो हिटलर की मुर्गी की तरह कि दाना डालते जाओ, मुर्गी के भूगा उपटाते जाओ, और जब उसके दाना इतना चुगलेगा वो, तो उसके जब भूगा उपट जाएंगे तो उड़ेगा कहाँ से? वो आपके पैर तले डला रहेगा। तो मैं कम्बल का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं। कम्बल कोई, आप पता कर लीजिए, मैंने 5 साल हो गए प्रधान मुझे, मैंने 4 साल प्रधानी की है, 4था साल है मेरा। आप एक व्यक्ति से पूछिए गौरारी में कि मैंने किसी को भी एक कम्बल बांटा हो, सिर्फ सरकारी कम्बल। क्योंकि ये सब आदतें खराब हैं। आप गांव को आप एक निकम्मा बना रहे हैं। आप जो भी चीज़ बंटवा रहे हैं, आप उतना बेहतरी करिए ना। आप गौशाला में दान करिए, आप विद्यालय के लिए करिए, आप आध्यात्मिक की भी करिए, धार्मिक की भी करिए। आपके पास और भी तो संसाधन है करने के लिए। आप कम्बल बंटवाना, कहीं जे करवाना, कहीं लोई बंटवाना, कहीं साल बंटवाना, कहीं जे कुछ, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, ना मैं करता हूँ, ना मैं। और जितने भी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि आप इस चीज़ों से दूर रहिए। आपको जितना बेहतर करना है, आप प्रधान नहीं कर रहा आपके गांव में गौशाला, आप करिए ना। आपके भी तो किसान हैं, आपको भी तो जनता ने वोट दिया और देंगे आपको। आप कोई प्रधान हो, देखिए राजा भरत का भी शासन रहा तो जनता उससे संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन आत्मा संतुष्टि आज भी कई लोग कहते राजा भरत कैसा कोई शासन नहीं हुआ। तो आत्म सुख तो चाहिए, आत्म सुख है आपके पास, तो अगर आप अच्छा करेंगे, आध्यात्मिक करेंगे, धार्मिक करेंगे, आप गौशाला भी एक धार्मिक है। आप धार्मिक दृष्टि से जोड़िए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कि गौशाला हमारी गौ माता, हमारी गौ माता सड़कों पे फिर रही है, भूखी फिर रही है, मर रही है ठंड में, वो अब हम कम्बल बंटवा रहे हैं। क्या मतलब उसका? आप बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगवा रहे हैं, आप पंडाल लगवा रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, नेताओं को बुला रहे हैं, बोले लो कम्बल बांट दो। आपने लाखों 50-50 लाख रुपए खर्च तो आप गौशाला के लिए नहीं कर सकते, उनके लिए करिए ना।
वो भी तो एक धर्म है। कि कोई धर्म है, आज वो एक कम्बल आपसे लेगा, कल दूसरा बंटवाएगा, उससे भी कम्बल लेने पहुंच जाएगा, तो हुआ वो आपका पूरा पैसा वेस्ट गया। आप इसके लिए भी करिए ना। हीटर वाली बात है, लाइट भी हमारे गौशाला में आपने देखी है, क्योंकि जब इंसान अगर रह सकता है उजेले में तो जानवर क्यों नहीं रह सकता? उसको भी तो लगे, उसको ऊपर ईश्वर भी तो देखता है ना, नहीं देखता ईश्वर? उसका भी, उनका भी एक वो है, जीवन है, चाहे वो गाय हो, कुछ भी जानवर हो, कुछ भी चीज़ हो, लेकिन उनका भी एक ईश्वर ही है ना। ईश्वर ने तो उनको बनाया है, ईश्वर ने हमें बनाया है। हाँ, इंसान को इतना है कि इंसान को एक दिमाग दिया है, लेकिन इंसान का दिमाग बस से बदतर हो गया है, जानवरों से भी बदतर इंसान का दिमाग हो गया है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बोले मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और तो नहीं सोचता। वो इतना ही सोचता है। उसको वो जब वोट चुनाव आएंगे या उसका काम आएगा तो उसको समझ लगेगा कि यार ये मेरा व्यक्ति है। आपने किया क्या है 5 साल में? बताए ना, आप बताएं आपने क्या किया। आपने होर्डिंग लगवा, आप दुनिया भर का कर रहे हैं, तो आप अध्यात्म भी करिए। देखिए, हर गांव में 40 से 50% व्यक्ति शिक्षित होता है। आप नॉर्मली लगा लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं, आप गौशाला भी कर सकते हैं, आपके पास धार्मिक स्थान, आप देखिए मेरे आश्रम देखा, आप गए हैं? बिल्कुल। मैंने वहाँ पेड़ भी लगवाए ऊपर वाले आश्रम पे, ब्रह्म पहाड़ पे एक असंभव कार था, लेकिन वहाँ जो टीम है हमारे हरिया बाबा है, तो उनने बहुत, मैं हरिया बाबा की टीम भी हमारी, तो ऐसा नहीं कि मैंने किया सब, मेरा काम जितना था धन लगाना, सहयोग करना किया, लेकिन सहयोग सबका था उसमें। अकेले प्रधान का सहयोग नहीं है उसमें कि मैंने सब किया। उनने पेड़ लगवाए, जब हमने पेड़ लगवाए नीचे वाले आश्रम में, तो वहाँ तो मैंने टैंकर से भी पानी डाला, उनने मेहनत की, उनने पेड़ लगाए, तो सहयोग सबका है। लेकिन अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग अगर कहीं जाएंगे या, तो उनको एक आध्यात्मिक सुख तो मिलेगा। अगर घर में चिकचिक हो गई, बहू से हो गई चिकचिक, तो वहाँ आश्रम में जाएगा तो एक आध्यात्मिक सुख मिलेगा। आप गांव में लगेगा कोई देखिए, आपके गांव में सब कुछ होना चाहिए। अगर धार्मिक है, आध्यात्मिक है, शारीरिक है, तो मानसिक भी विकास होना चाहिए। विकास सब होना चाहिए। आपने जैसे मैंने पंचायत भवन बनाई, तो क्या पंचायत भवन में आगे बैठ जाता? मैंने पंचायत भवन के बाद तो आपको खेल मैदान बन रहा, आप देखिए खेल मैदान के आज उसमें कोर्ट वोट लग रहे हैं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट, और एक चीज़ और, मैं क्रिकेट स्टेडियम बनवा रहा हूँ। 5 एकड़ का ज़मीन है, वो ग्राम समाज की ज़मीन थी, उसमें थोड़ी बहुत कब्जे थे, लेकिन हमारे लोग जो हैं सब कोऑपरेट करते हैं गांव के, ऐसे 1-2 लोगों की वजह से कोई मतलब नहीं है। हाँ, विरोध होता है, लेकिन वो बाद में समझ जाते हैं कि हाँ जी सही चीज़ है। तो जैसे ये वॉलीबॉल, कबड्डी और बैडमिंटन कोर्ट हो गया, कुछ लोगों की इसमें रुचि है, कुछ बच्चों की, उनके लिए अलग बन के तैयार हो गया। और एक बच्चियों की वीडियो सामने वाला, चूँकि मेरी वीडियो साहब से बात हुई थी, बोले नहीं और आपके बच्चियों के लिए बनेगा। तो अगर बच्चों के लिए बन रहा है तो एक सामने वाला फ्रेंड बच्चियों के लिए भी बन रहा है, बच्चों की भी बना। तो और एक क्रिकेट में भी कई लोगों बच्चों को लगा। मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, अभी मैं नौरंगा क्रिकेट खेलने गया था, तो मैं एक बच्चों के लिए क्रिकेट का भी मैदान बन रहा है। 5 एकड़ का ज़मीन है, उसमें मेरा प्रयास होगा कि पूरी बाउंड्री वाल लगा के एक स्टोर रूम हो, उसमें लैट्रिन बाथरूम लगे, कि कोई बच्चों को ही लगे कि वो देखिए शिक्षा के साथ साथ उनका मानसिक और शारीरिक विकास होगा, तब मानसिक विकास होगा। तो अगर सुबह से और 2-3 दिन का एक हफ्ते के अंदर वो कोर्ट दोनों चालू हो जाएंगे, वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट, और क्रिकेट का भी साथ प्रयास होगा कि अप्रैल में क्रिकेट की जो पिच है वो तैयार हो जाएगी, तो अप्रैल मई से वो भी शुरू हो जाएगा। हर चीज़ होना चाहिए गाँव में। और अब तो शायद 1 महीने बाद कैमरा भी पूरे गांव में लग रहे हैं, पूरे गांव में CCTV कैमरा, तो पूरे गांव की एक नज़र रहेगी। अच्छा, साउंड सर्विस तो हो चुकी है, पूरे गांव में कैमरे भी लगवाने वाले हैं? कैमरा लग रहा है पूरे गांव में, बात चल रही है। तो पूरे गांव में CCTV, चूँकि गांव मेरा बहुत बड़ा है, और बड़े के साथ साथ क्या कि जो मेरी गाँव की लोकेशन है पहाड़ है बीच में, तो इससे बड़ा गांव का क्षेत्रफल और बड़ा हो जाता। 7 किलोमीटर का क्षेत्रफल है मेरे गांव का, जबकि इतनी आबादी में इतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ है 2 ठैया, इससे और क्षेत्रफल बढ़ गया। और जब मैंने साउंड सिस्टम लगाए तो मुझसे मिस्त्री के वो कह रहा था, दुकान वो जो लगा रहा था, बोले यार प्रधान जी इतना नहीं लग पाएगा, बहुत लगेगा, असंभव है। मैंने असंभव कुछ है ही नहीं है। असंभव क्या है? असंभव है ही नहीं है। लाइट भी पूरे गाँव में लगी है, आप देख के आए हैं कि पूरे गाँव में रोशनी है। रात में लगे कि जगमगाता रहे गाँव, कोई अंधेरे में तो चले ही ना। अगर वो अंधेरे में रहेगा तो अंधेरे के बारे में सोचेगा, अगर उजेले में रहेगा तो प्रकाश उजेले के बारे में सोचेगा। अंधेरा नहीं होना चाहिए जीवन में, ना निजी जीवन में होना चाहिए अंधेरा, ना सामाजिक जीवन में होना चाहिए अंधेरा। अगर वो अंधेरा रहेगा तो अंधेरे की ही सोचेगा। तो बिल्कुल, राजू जी धर्म को मानने वाले हैं, आश्रम बनवाते हैं। अभी राम मंदिर के लेके जो कवायद चल रही है,
नेता हों या लोग हों, राशि जो है दान कर रहे हैं, कोई 5 लाख देता है, कोई 2 लाख देता है, कोई 1 लाख देता है, तो राजू जी इसको कितना तर्कसंगत मानते हैं? देखिए भगवान राम पे हमारी भी आस्था है, ईश्वर है, तो हमारे हिंदू धर्म में आस्था है, हम भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। देखिए धर्म में, और मैं भगवान राम पे मंदिर बना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ लोग नास्तिक होते हैं, विरोध करते, वो बात चीज़ उनकी जगह अपनी जगह है। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो निजी ना समझो, ना कोई नेता निजी समझे, ना कोई इसमें कोई पर्सनल ले। आप 10-10, 5-5 लाख रुपए मंदिर को दी, बिल्कुल दीजिए, हमारे आस्था का सवाल है वो हमारे। और बहुत बड़े भाग्य है कि जो 700-800 साल से मंदिर नहीं बन पा रहा था, वो सरकार ने साहसिक फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमें स्वागत करना, सरकार का भी धन्यवाद देना चाहिए। मंदिर में आस्था है, लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना जरूर चाहता हूँ। मैं भी मंदिर में दान दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा, मेरी भी आस्था है ईश्वर पे, लेकिन आप जो इतना पैसा दे रहे हैं, आप उतना पैसा खूब मंदिर में दी, लेकिन आप 20% शिक्षा भी तो दीजिए। आप जब वो शिक्षित नहीं है तो क्या जानेगा मंदिर? जब को अनपढ़ गंवार रहेगा वो, तो मंदिर के बारे में, भगवान राम के बारे में क्या जानेगा? अंगूठा टैप को कहना आरसी क्या फारसी क्या, जब उसको पढ़ना ही नहीं आता है, जब तुम्हारी समाज शिक्षित नहीं होगी तो क्या पढ़ेगा भगवान के बारे में, क्या पढ़ेगा वो गीता रामायण के बारे में? आपने 10 लाख मंदिर के दिया, आप बिल्कुल दीजिए, 10 नहीं 15 दीजिए, तो 5 लाख शिक्षा की भी दीजिए ना, क्यों नहीं दे सकते आप? आपने लाख रुपए कमा के बैठ गए हैं, गद्दी बना के बैठ गए हैं, तो आप शिक्षा 5 साल, 4 साल, 3 साल, किसी का कार्यकाल 4 साल का हो गया, किसी का 3 साल का, किसी का 5 साल का, आपने 5 साल में 2 लाख रुपए विद्यालय के दिए सरकारी, बताओ ना किसने दिए? देना, क्यों ना दें? मैं मंदिर पे सवाल नहीं कर रहा, मंदिर पे मेरी भी आस्था है, भगवान पर आस्था, ईश्वर पे आस्था, आपने भी देखा ईश्वर पे आस्था ना होती तो मैं क्यों ऐसे आश्रम बनवाता, क्यों अपना निजी पैसा लगाता है आश्रम में? आश्रम में तो सरकारी पैसा मिलता नहीं है, आप भी जानते हैं, सरकारी गाइडलाइन है कि आप मंदिर मस्जिद के लिए पैसा नहीं मिलेगा। तो आप जब इसके मंदिर के लिए पैसा दे सकते हैं, तो शिक्षा के लिए क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दिया? आप दीजिए, बिल्कुल, क्यों नहीं दे? वो भी तो एक मंदिर है, आप तो शिक्षा का मंदिर मानते हैं कि शिक्षा एक मंदिर है, बिल्कुल, तो फिर क्यों नहीं दे सकते? तो मेरा तो एक निवेदन है सभी नेताओं से और जनप्रतिनिधि से, अगर आप मंदिर को भी देंगे, बढ़ चढ़ के दीजिए पैसा, क्योंकि ये हमारी आस्था का सवाल है, हमारे भगवान का, ईश्वर का सवाल। मैं ईश्वर को मानता हूँ। देखिए कोई नास्तिक को, मुझे कोई नहीं है, तर्क वितर्क चाहे को करे, लेकिन मैं ईश्वर को मानता हूँ और भगवान को भी मानता हूँ। और भगवान, देखो भगवान श्री राम हमारे, देखिए उनका जीवन अलग है, उन्होंने जो दिया है तो उनको प्रेरणा है, प्रेरणा दी है समाज को, तो वो हमारे हैं, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हैं तो हैं, हम उनको नकार नहीं सकते। लेकिन मेरा बस यही है कि अगर हम मंदिर को दान दे सकते हैं तो स्कूल के लिए वो भी तो शिक्षा का मंदिर क्यों नहीं दे रहे? देना। अगर आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख दे रहे हैं, तो 2 लाख अगर आप 20% भी दें तो शिक्षा को जरूर दें, क्योंकि आप जब शिक्षित करेंगे समाज, तब वो गीता रामायण पढ़ पाएगा। अब है वो अंगूठा टैंक, वो क्या पढ़ लेगा भैया गीता? कौन हमारे प्रभु श्री राम? बिल्कुल, जब वो पढ़ाई नहीं है तो क्या आप कितना समझाएंगे? मैं कई गांव में ऐसा बता दूं, मैं अपने खुद के गांव में कई आज से जो शिक्षित नहीं है समाज, वो आज भी उनको ये पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। धर्म तो है कि हम हिंदू हैं, लेकिन वास्तविकता हिंदू क्या है उनको ये पता नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ा ही नहीं है कि भगवान राम का चरित्र कैसा है, रावण का चरित्र कैसा था, श्री कृष्ण भगवान का चरित्र कैसा था। वो जो उनको बता दिया है वो ही मान रहे हैं वो। तो आप पहले अगर मंदिर को दे रहे हैं दान, तो शिक्षा व्यवस्था की भी दान जरूर दीजिए। अब बात करते हैं प्रधानों की। जो प्रधान कहते हैं कि हमें इतना बजट ही नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, तो आप इन परतों को थोड़ा खोलिए कि प्रधान को कितना पैसा मिलता है। देखिए, मैं जैसे जो सरकार की 2014 से पहले तो पैसा मिला था, पहले अलग पैसा था, लेकिन 2014 से जब से सरकार आई है, मोदी सरकार, जब से इन्होंने 15 में चुनाव हुए, 16 से पैसा देना शुरू किया, 464 पर व्यक्ति पैसा मिलता है। जैसे मेरे गांव में 4800 को से जनसंख्या, जो माना कि 2011 का, तो 24 लाख का बजट था मेरा, यानी 6 महीने में 24 लाख रुपए मिलना था 14 वित्त से, और राज वित्त से 4 लाख रुपए मिलता था। यानी मेरा गांव का 1 साल का बजट था 56 लाख। 56 लाख में 12% GST काट के वही 50 लाख के मिलता है। तो जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी रही। कोई प्रधान जी कैसे कह सकता है कि पैसा नहीं मिला? नकार कैसे सकता है? पैसा मिला है, अब आपने कैसा यूज किया ये आप पर निर्भर था। आप तो कई
अब मैं नाम तो नहीं लूँगा ना किसी पे तंज कसूँगा किसी प्रधान साथी पे, क्योंकि एक परिवार के हम भी सदस्य उस परिवार के प्रधान संगठन के, तो लेकिन ये नहीं कह सकते कि पैसा नहीं मिला। आपकी जितनी आबादी थी आपको उतना भागीदारी मिली धन में, और सरकार ने भरपूर पैसा दिया है, कोई ये नकार भी नहीं सकता है। आपको करना क्या है, आपको मुरम डला के पैसा निकालना है कि आपको पेयजल में पैसा निकालना है, ये आपको तय करना है। आप अगर इसमें करेंगे तो आपका विकास संभव नहीं हो, आप रोते ही रहेंगे, क्योंकि आप जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे। अगर आप न्याय नहीं करेंगे जनता के साथ तो जनता आपके साथ भी न्याय नहीं करेगी। और मैं तो उन प्रधानों से ख़ास तौर से कहूँगा कि अगर आपने 5 साल में कुछ नहीं किया है तो आपको कोई अधिकार नहीं है प्रधान के चुनाव लड़ने का। फिर किस मुँह से आप जा रहे हैं भैया? आपको 5 साल जनता ने चुना है भैया, 5 साल में आपने क्या किया? आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, आप तोड़ फोड़ करके कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए। आप किस मुँह से जाए? जिला पंचायत हो, बताएंगे कितने पैसे में बिके? बताएं ना, कितना पैसा लिया आपने पैसा लिया, आपने कितना काम करा है उस क्षेत्र के लिए? आपको 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए आपने एक ने लिया है, आपने 5 लाख लगाया किसी गांव में? अगर 50 लाख 40 लाख रुपए लिया है आपने, आप बिके हैं जिला पंचायत में, तो आपने कितना पैसा गांव में लगाया? कौन गांव में लगाया? बताना जी कि ऐसे ही दोबारा वोट मांगने चले जा रहे हैं। ये सब नहीं, मैं मानता हूँ किसी भी प्रधान नहीं कह सकता, कोई प्रधान नहीं कह सकता। मैं तो कह रहा हूँ डिबेट करा दीजिए। अगर कोई प्रधान कहते मुझे पैसा नहीं मिला, निकाल लीजिए आप उसका डाटा। जिसकी जितनी आबादी है थी उसकी भागीदारी दी सरकार ने तो भेदभाव नहीं किया। ये प्रधान मेरा नहीं है, इसने सपा का सपोर्ट किया, भाजपा का सपोर्ट किया, बसपा का सपोर्ट, कांग्रेस, उसने तो नहीं की भागीदारी, तो फिर हम क्यों मुझे करेंगे? मैं कई गाँव में देखता हूँ और कई गांव में जाता हूँ तो वहाँ एक समस्या सबसे बड़ी होती है, बोले मैंने प्रधान को वोट नहीं दिया इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। वहाँ करते हैं कुछ प्रधान, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, कुछ गांव में ऐसा होता है कि वो पक्ष पे पक्ष देखते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए जनता ने आपको चुना है, आप एक राजा हैं गाँव के, तो राजा का दायित्व है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, आपको सब एक समान मानना पड़ेगा। आप चले जाइए मेरे गाँव में, अगर कोई एक व्यक्ति कह दे कि प्रधान ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, प्रधान ने पक्षपात किया कि ये विरोधी, इसको लाभ नहीं देना, इसको काट दो नाम, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि राजनीति नहीं करूँगा। अगर कोई एक व्यक्ति मेरे साथ बोल जाए, सामने नहीं पीठ पीछे बोल जाए कि प्रधान ने पक्षपात किया, क्योंकि जिस दिन मैं चुना था उस दिन सोच रहा था कि मेरे लिए सब एक समान है, चाहे वोट दिया हो या ना दिया हो, जिसका जितना अधिकार था, अधिकार है और मिलेगा। अभी जिन लोगों को नहीं मिला उनको भी मिलेगा, क्योंकि हर एक प्रक्रिया होती है, सरकार की भी एक गाइडलाइन होती है कि आवास किनको मिलना है, किनकी सूची में नाम है, तो एक गाइडलाइन के तहत हमको भी काम करना पड़ेगा। देखिए, सब कुछ पावर प्रधान के पास नहीं है, और हर चीज़ की, हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी एक गाइडलाइन होती है, हर गवर्नमेंट का अपना अपना नज़रिया होता है। लेकिन मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ राघवेंद्र जी, कोई प्रधान ये नहीं कह सकता कि मुझे पैसा नहीं मिला गाँव के विकास में, और पैसा मिला है, भरपूर पैसा मिला है। अब विकास करना है नहीं करना है जो उसकी सोच पर निर्भर करता है। जो युवा अभी मान के बैठ गए हैं या दिमाग के कोनों में बैठा लिया है कि हम प्रधानी में उतरेंगे या राजनीति में उतरेंगे और एक मोटी कमाई करेंगे, तो उनके लिए आपकी क्या नसीहत है? देखिए, राजनीति में मैं तो चाहता हूँ कि युवा लोग आएँ, और आप अगर राजनीति में आप देखिए क्या कमा लेंगे आप, मुझे बताइए ना किसका। जैसे एक गांव का बजट, जैसे मेरे गांव का बजट 56 लाख रुपए है, क्या कमा लेंगे आप? 1 साल में मिलता है आपको पेयजल में भी खर्च करना है कुछ, क्योंकि एक शासनात गाइडलाइन है कि आपको 20% पेयजल में खर्च करेंगे, प्रशासनिक मद भी आएगा आपका 10 से 5%, तो आपको 60% आपको पैसा मिलता है। 60% में कितना कमा लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप 60%? कितना आप क्या सोचते कि प्रधानी बहुत करोड़पति बन जाएंगे? हाँ, अगर आप जनता का शोषण करेंगे तो जरूर करोड़पति बन जाएंगे। कई प्रधानों से मैं सुना है, देखा भी है, कई लोग ऐसा भी करते हैं। देखिए, जनता का आप शोषण करेंगे, आपके सारे विकास शून्य हैं। आप जनता का शोषण करके तो रईस बन सकते हैं, लेकिन वो आपके बच्चों पे पड़ेगा, क्योंकि आप जैसा व्यवहार करेंगे वो आपकी आने वाली 3 पीढ़ी नस्ल राजनीति में ख़त्म कर देंगे। राजनीति भी आपका स्तर शून्य हो जाएगा, सामाजिक स्तर भी शून्य हो जाएगा, और जो पद प्रतिष्ठा होती है वो भी शून्य हो जाएगी। राजनीति में पैसे का महत्व नहीं है। अगर आप पैसे का महत्व देंगे तो राजनीति आपको महत्व नहीं देगी। और युवाओं से तो एक बात करूँ, राजनीति में आ रहे हैं तो पैसे को आप दरकिनार करिए, और ख़ास तौर से उन युवाओं को मैं ज़रूर कहूँगा जो अपना व्यक्तित्व नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं,
दूसरे के व्यक्तित्व पे गर्व कर रहे हैं, आप अपने व्यक्तित्व पे गर्व करिए ना। हम क्या हैं, पहचानिए अपने आप के, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी की आज जिंदाबाद बोल रहे हैं, किसी की हाँ हुजूर गए, सोचिए तो वो गलत तो नहीं कर रहा है, आप वो गलत भी कर रहा है फिर भी आप उसके लिए जिंदाबाद बोल रहे हैं, तो फिर क्या है। आज ये वहाँ से क्यों भरोसा उठ रहा है आम आदमी, इसलिए कि एक तरफ तो आप राजनीति में आ रहे हैं और एक तरफ उस व्यक्ति का आप सपोर्ट कर रहे हैं जिसने कुछ किया ही नहीं है राजनीति में, तो जनता आपसे उम्मीद कैसे कर ले। जब आपके मुखिया ने नहीं किया जिसको आप जिंदाबाद बोल रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे। बिल्कुल, जब आपके मुखिया जिसके लिए आप जिंदाबाद बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ ये किया वो किया, अब जे मैं नाम नहीं लूँगा, मान लीजिए तो मान लीजिए ने क्या किया। देखिए मान लीजिए ने कुछ नहीं किया, मैं आप कभी चैनल बुला लीजिए, मैं पूरा सवाल उनसे करूँगा, मुझसे सवाल भी कर लें। मेरी पंचायत का 1 रुपये पाई के हिसाब ले सकते हैं, और मैं जनता से कहता हूँ अपने गांव की जनता को, जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी महसूस लगे प्रधान ने पैसा कमाया हम गांव में नहीं हुआ, आप पूरे गांव की पंचायत बुला लीजिए। मैं एक मेरी डॉक्यूमेंट्री पूरी बनी है पिछली साल की, आप मेरी फेसबुक पोस्ट देख लीजिए, पूरे गाँव का एक रिकॉर्ड लिखा है, आज भी मेरी डॉक्यूमेंट्री बनी है। आप पूरा पैसा मुझसे हिसाब ले सकते हैं। मेरे लिए राजनीति कोई पैसा कमाने के लिए मेरे पास, देखिए जितना है उतने में मेरा परिवार खुशी है। आपने देखा है, आप भी गांव गए हैं, कि मेरा कोई ऐसा हाई फाई सिस्टम नहीं है कि 2-4 लोग साथ रहते हैं, जो 2-4 बंदूकें वाले हो गए। कई प्रधान देखे आपने कि 2-4 बंदूकन वाले भी हैं। अकेला चलता हूँ, आपने भी देखा है। और ना कोई मेरा परिवार ऐसा वो हाई फाई वाला है, हम और बहुत गरीब फैमिली से हैं। हमने गरीबी के निम्न वर्ग देखा है, निम्न से निम्न वर्ग देखा है। गरीबी होती क्या है, तो वो एक दंश है। अगर हम गरीब पैदा तो हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें मौका मिला है और हमारे पास काबिलियत है और गरीब मरे तो फिर क्या मतलब है। तो वो जीवन वो उसी के समान हो गए, निकम्मों की तरह वो आए और मर गए, पता नहीं चला मोहल्ला वालों कभी मर गए जी। तो अगर हम में काबिलियत है तो हम क्यों ना कर सकते हैं, प्रयास तो करें। आपकी टांग तो खींची जाएगी। अब हम रोएं भैया वो शिकायत कर रहा हो, भैया वो कर रहा हो। आपने भी देखा मेरा कितना विरोध हुआ, यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शोषण किया। आपने भी देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी कभी, ना मैं हार मानने वाला व्यक्ति हूँ, चाहे कोई कितना ही टांग खींचे। अगर मैं राजनीति में, एक तो मैं अभी प्रधान ही हूँ, अगर मैं बड़ी राजनीति में आता हूँ तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ राघवन भाई कि जिस क्षेत्र में भी करूँगा राजनीति कभी पैसे के लिए नहीं करूँगा। आप ऑन रिकॉर्ड है आपके पास कैमरे, और जिस क्षेत्र में जाऊँगा उस क्षेत्र को बदल दूँगा। और मैं ज़्यादा समय लूँगा बदलने में, 1 साल में पूरा विद्यालय हो, आपकी गौशाला हो, किसी भी गांव की गौशाला हो, पूरे क्षेत्र की गौशाला हो। गौशाला है क्या, कुछ नहीं है। आपसे हम का जनता नहीं कर रही सहयोग, तो आपके पास कितने संसाधन हैं, आपके पास भी तो एक टीम है। चाहे शिक्षा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे धार्मिक स्थान हो। अगर मैं बड़ी राजनीति में आता हूँ, अभी तो कोई ऐसा विचार है नहीं है मेरा, अभी तो मैं गांव, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है उस हिसाब से मेरे गांव में अभी 30 से 40% काम हुआ। अभी मेरे गांव में अभी 60% काम होना है, जो मेरी सोच है। अगर मैं जिस क्षेत्र में रहूँ, बड़ी राजनीति में आऊँगा, एक तो मेरा कोई ऐसा है नहीं है। अगर आऊँगा तो आपको ऑन रिकॉर्ड कर लीजिए, 1 साल के अंदर पूरा क्षेत्र बदल दूँगा। क्योंकि मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो फिजूल का जिंदाबाद बोले, ना मैं उनको साथ रखता हूँ, ना मैं रखना पसंद करता हूँ। मुझे मेरी टीम वो है, मेरे साथ युवा साथी है जो आज तक मुझे ये नहीं कहा उन्होंने कि प्रधान मुझे ये ज़रूरत है। और एक खुशी और रहती है मुझे कि मुझे गांव का कोई व्यक्ति प्रधान नहीं कहता है, सब मेरा नाम लेते रज्जू। अगर मैं बड़ी क्षेत्र में भी जाऊंगा, देखिए जी शब्द सबसे घातक होता है। प्रधान जी, विधायक जी, सांसद जी और साहब अधिकारियों के लिए ये 2 शब्द, साहब जी और जी, ये 2 शब्द समाज के लिए घातक हैं। जी होता है, अगर प्रधान जी, अगर जी लग गया तो समझ लिए उस व्यक्ति के अंदर भय हो गया है। मेरे सोच है कि जी लगना ही नहीं चाहिए। नाम किस लिए है, आपने चुनाव पकड़ लीजिए। जब मुझे तो 10 साल का लड़का पकड़ लेता है, 60 साल का आदमी पकड़ लेता है, ए रज्जू कहाँ यार। तो उनका अधिकार है यार, उन्होंने चुना है। अब मैं काय कहा ये है, तेरे प्रधान काय नहीं कही, काय कहा है, जनता ने चुना है भैया, हम ना कहें, उनको कहना चाहिए यार। जी जनता ने तो दिया है। आज प्रधान हो, सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत, सम्मान किसने दिया है, जनता ने।
तो फिर सम्मान, अगर जनता ने सम्मान दिया है आपको, तो जनता क्यों आपको जी लगाएगी? और जी लगाने से जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, उनका दिमाग ऊपर हो जाता है। जी नहीं लगना चाहिए। नाम, हम प्रतिनिधि हैं, आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जितना अधिकार आपको है, आपने हमें दिया, उतना अधिकार आपको हमने दिया है। आप नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी और साहब से बहुत एलर्जी है, जी नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। राजनीति में कोई जी का कोई महत्व नहीं है। आप जो ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं, उससे युवाओं के मन में विचारों का एक विस्फोट जरूर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि आप इतना बेहतर काम कर रहे हैं, इतने उच्च विचार वाले हैं, फिर भी आपको कमीशन देनी पड़ती है अपने कामों के लिए। तो पहली बात, इस सिस्टम को समझाइए, और इस जो सिस्टम है वो कैसे ख़त्म होगा, इसको भी समझाइए। देखिए, सरकार कोई भी हो, हाँ, इस सरकार ने काफ़ी फैसले अच्छे किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जैसे आवास का पैसा, शौचालय का पैसा और राशन कार्ड भी, पेंशन भी, कई चीज़ें सीधे ऑनलाइन की है। लेकिन कुछ कमियां अभी भी सिस्टम में हैं। जैसे हम ग्राम पंचायतों को पैसा मिलता है, तो अब समझ लीजिए 20 से 15 से 20% आपका कमीशन आपको देना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण है जो हमारे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, वो भी तो कमीशनबाजी करते हैं। वो क्यों नहीं सुधार करते? क्योंकि निम्न लेवल का व्यक्ति ज़्यादा नहीं लड़ पाता है। अगर उसको कार्य कराना है तो उसको कमीशन देना पड़ेगा। देखिए, सरकार ने बहुत अच्छे फैसले लिए, साहसिक फैसले लिए। मैं एक बात आपको उदाहरण दे रहा हूँ इसी सरकार का। हमारे क्षेत्र में बुंदेलखंड पेयजल से बन रही है टंकी, पाइपलाइन बन रही है, तो उसके जो ठेकेदार हैं, या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हैं, उसके जो ठेकेदार हैं, वो काम से कोई समझौता नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, उनका सब नंबर 1 का काम है। सरकार ने सुधार किया, लेकिन लोकल के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उसमें भी वो अपने सिस्टम बिठाना चाहते हैं। जब वो सिस्टम बिठाएंगे तो वो काम नंबर 2 का करेंगे। जिम्मेदारी इनकी है ना, जो बड़े लोग हैं, जो अधिकारी के साथ 24 घंटे बैठते हैं। जे शुरुआत करे ना सरकार, तो वहाँ से 100 रुपये, आपका एस्टीमेट 5 लाख का बना, सरकार ने तो आपको 5 लाख रिटर्न दे दिया। हमका GST काट ली, बात अलग है, वो तो कटने है। फिर कमीशन किस बात का? कमीशन को बढ़ावा कौन देता है? बड़ी लीडरशिप। हमने दिया, हमने काम कराया, अगले व्यक्ति ने काम कराया, तो वो अब अगर वो कमीशन देगा तो काम कितना अच्छा होगा, आप भी सोच लीजिए। अगर कमीशन नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, भारत समाचार है, उसमें बीरेन सिंह है पत्रकार जी, उनने एक एज ए विधायक प्रोग्राम किया था। एक वाराणसी के विधायक है, राधा मोहन कोई अग्रवाल जी हैं, वो उनका मैंने पूरा देखा था। तो उनकी विधानसभा की जो सीसी डलती है, वो 20 साल की गारंटी पे डलती है। 20 साल ना वो कमीशन लेते हैं, ना कमीशन किसी अधिकारी को लेने देते हैं। 1500 रुपये एक किसान से जे ने ले लिए थे, तो बड़ी पंचायत में उसको बेइज्जती करके 1500 रुपये वापस करा। जे होता है जनप्रतिनिधि। मैं ऐसे जनप्रतिनिधि को सल्यूट करता हूँ कि उसने उन विधायक ने, अग्रवाल जी है कोई, या मैं राधा मोहन शायद है उनका नाम, वाराणसी क्षेत्र से माननीय मोदी जी के क्षेत्र हैं। जब एक विधायक इतना कर सकते तो बाकी विधायक क्यों नहीं करते? जब एक व्यक्ति आपकी पार्टी का है, वो आप ही के क्षेत्र, आप ही सरकार का वो है, तो जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते भैया? क्यों नहीं कर सकते? अब विधायक को लंजी पंजी तो बनते नहीं है, विधायक तो सब पैसे वाले बनते। जब तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना पैसा है तो फिर क्या का मुँह बना रहे हैं आप? जैसे आपकी विधानसभा है कि कोई भी विधानसभा हो, अधिकारी की इतनी हिम्मत है पैसा ले ले, एक विधायक से, एक सांसद से ले ले, है अधिकारियों की इतनी हिम्मत? चूँकि अधिकारी को ही शरण देते हैं। बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा, हमारे इनमें बहुत तंज कसते हैं। जैसे कई लोग आते हैं, मैंने देखा है, सुना भी है, तो बड़े बड़े लोग जब आते हैं बाहर से तो कहते हैं भैया बहुत पिछड़ा इलाका है। अरे पिछड़ा क्यों है? सबसे ज़्यादा सभ्यता तो हमारे पास है, हमारे पास बालू है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास क्या नहीं है? क्यों पिछड़ा है? आपकी नाकामी की वजह से। आपने कुछ किया ही नहीं है। अगर आपने किया होता तो आज हम पिछड़े नहीं होते। आपको जनता ने सर आँखों पे बैठाया है, आपको मान सम्मान यश कीर्ति सब जनता की देनी, तो कौन था आपके जानने वाला? कई उद्योगपति, जितना आपके पास पैसा तो लखनऊ में चाट वालों के पास पैसा है, कौन जानता? तो आपको अगर जनता ने मान सम्मान दिया है तो आपका दायित्व नहीं था
अब बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज हुआ, सुधार हुआ, बता दीजिए। कहाँ नहीं हो रहा? उन्हीं के लोग खनन करवा रहे हैं, उन्हीं के लोग पहाड़ में पट्टे धारक हैं, उन्हीं के लोग थाने चलवा रहे हैं। चलवाते उन्हीं के लोग है। क्या कौन सदस्य चला रहा होगा कि प्रधान चला रहा हो? कौन भैया? चला तो उन्हीं के लोग रहे ना। तो फिर क्या कह रहे हैं कि हम पिछड़ा हैं? तो पिछड़े की नाकामी इनकी सिर्फ यही है कि जे लोग बढ़ावा नहीं देंगे जिस दिन, साला कमीशन उस दिन लगेगा ही नहीं। आप कहिए तो आप एक बार बैठक कर लीजिए। मैं कहता हूँ भैया राघवेंद्र भैया, अगर आपके पास इच्छा शक्ति, आप गलत नहीं है, कोई माई का लाल आपको झुका नहीं सकता है। आप दृढ़ संकल्प तो करिए। कैसे कोई कमीशन लेगा आपकी विधानसभा में, आपके क्षेत्र में? बिल्कुल। जब आप खुद उसको बढ़ावा देंगे, आपके खुद 2-4 लोग करेंगे, टॉर्चर करेंगे, तो अधिकारी भी सोचता है जब माननीय जी को देना तो हमें भी चाहिए। फिर आपको 10 देगा तो 20 बोलेगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप दब चुके उनसे। बिल्कुल। आप किसी भी, और एक बात और मैं कहूँगा 2 लोगों के बारे में, क्योंकि मेरे कार्यकाल में 2 ही लोग ऐसे आए हैं जिनको मैंने बहुत सम्मान दिया है और उन्होंने वास्तविक पंचायत में बदलाव किए। एक मेरे जिला पंचायत राज अधिकारी हैं संतोष कुमार सिंह, इस समय महोबा जिला पंचायत के DPRO साहब। उन्होंने जब से पंचायतों की कमान संभाली, जब से महोबा में बदलाव हुआ है, और उनने कभी पैसे को महत्व दिया है। और जब से वो आए इस महोबा ज़िले में बहुत कुछ चेंजिंग हुई है। नहीं तो देखा था कई सफाई कर्मी तो बाहर से पेरोल करा लेते, गाँव में जाते थे। उन्होंने कार्रवाई की, सचिवों पे कार्रवाई की, प्रधानों पे कार्रवाई की, और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से काम कराया। 8-8, 9-9 बजे रात तक मैं देखता हूँ, 9-9 बजे रात तक वो स्वयं ऑफिस में बैठते हैं और कार्य कराते हैं। और एक हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, हतकारी थे, अब तो खैर जयपुर चले गए, आपके यहीं के हैं, सावरी के, बुंदेलखंड के बंदे हैं वो। उनका एक जज्बा देखा है मैंने अगर 12 बजे रात में किसी प्रधान ने फ़ोन लगाया है किसी भी संबंध में, तो उन व्यक्तियों ने 12 बजे रात में अपने उच्च अधिकारियों से बात की है। ब्रजकिशोर कुशवाहा जी हैं, आपके सावरी गांव के हैं। जब से वो चरखाई ब्लॉक, जितना भी उनको समय मिला, उन्होंने पूरी चरखाई ब्लॉक को बदल दिया है। तो ऐसा नहीं है कि अधिकारी ईमानदार नहीं हैं, लेकिन उनको ईमानदारी से काम करने नहीं देते हैं। जो युवा आपको देख रहे हैं और जो आपकी उंगली पकड़कर आपके पद चिन्हों पर चलना चाहें, तो उनके लिए कुछ खास सलाह, कोई खास मशवरा आपका? मेरा तो यही कहना है कि राघवेंद्र जी राजनीति में युवा आए जरूर आएँ, लेकिन आए तो एक अपने सिद्धांत से कभी समझौता ना करें। क्योंकि आप एक बार समझौता करेंगे सिद्धांत से, आपको 10 बार समझौता करना पड़ेंगे। और समझौता करेंगे तो राजनीति में तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि युवाओं के पास बहुत ऊर्जा है। युवा क्यों भटकता है? इसलिए भटकता है कि वो अपना मान सम्मान सब वो दंडवत कर देता है, वो खो देता है और फिर वहीं से रुकता है। क्योंकि आप एज ए प्रधान, देखिए आज मैं प्रधान हूँ, जैसे मैं कुछ चीज़ के लिए समझौता करूँ, किसी से भी करूँ, अधिकारियों से करूँगा, नेताओं से, कुछ किसी से भी करूँ, तो मैं अपना समझौता नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने गांव के लोगों को समझौता कर रहा हूँ। मेरा एक गलत फैसला मेरे गांव पे प्रभाव पड़ेगा, एक सही निर्णय मेरे गांव पे प्रभाव पड़ेगा। तो युवाओं से तो यही मैं उम्मीद करता हूँ कि राजनीति में आए। देखिए पद चलने के लिए मैं इतना कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक ही सोच है कि हम कर सकते हैं। प्रयास करिए और न कभी हार मानिए। असंभव है नहीं है, परिस्थितियाँ, हाँ अगर आप अच्छा करेंगे तो परिस्थितियाँ आपकी ख़राब हो गई। आप भले ही आर्थिक रूप से मजबूत ना हो, मैं भी आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं हूँ, क्योंकि और कई प्रधान तो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन कभी इस चीज़ को ना सामने ले आइए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, ना पैसा है ना धन बल है। तो अब पैसे वाले हैं तो कितने लोग नहीं हैं पैसे वाले? वो क्या उन्होंने समझौता नहीं किया? उन्होंने समझौता किया तो आज बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे, उनको जनता बराबर गाली दे रही है। और अगर हम राजनीति में आए हैं युवा, तो हार नहीं माने, डटकर मुकाबला करें, चाहे जो हो, जनता ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं 5 साल ठीक है प्रधानी पंचायत चुनाव है, लेकिन आप पता कर लीजिए कि मेरे लिए कभी परिवार श्रेष्ठ नहीं रहा, न परिवार मेरे लिए प्रथम रहा। मेरे लिए प्रथम रही मेरी जनता जनार्दन, क्योंकि आज उन्हीं की तो देन है कि आज आपके सामने हूँ। साधना वो चुनते तो मैं तो अपना धंधा करता होता। तो कभी भी जनता के सामने परिवार को प्रथम मत करिए। 5 साल जितना भी आपको समय मिला
उसमें ये समझिए कि मेरे लिए जनता ही सब कुछ है। और अगर आप ये समझें कि जनता के लिए मैं हूँ तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तो राजनीति और धंधे में कोई मतलब नहीं है। कहते हैं राजनीति बहुत बड़ा दलदल है, बिल्कुल हकीकत है। राजनीति वो कीचड़ है कि जिस पे गिरेगा वो चलेगा, और कई लोग टूट भी जाते हैं राजनीति में। और मैं बताऊं, मेरा खुद का परिवार टूट गया, राजनीति वालों ने तोड़ा, गांव वालों जो मेरे राजनीति विरोधी हैं उन्होंने मेरा परिवार तोड़ा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है गांव में, साथ मेरे गांव में सबसे बड़ा परिवार मेरा है। लेकिन मैंने कभी, हम लोग 24-25 लोग हैं, भाई भाई चाचा चाचा के, लेकिन कभी उनसे मुझे ये नहीं सुनने को मिला कि मेरा चाचा का लड़का शराब पीता है और गांव में बवाल करता है, जुआ खेलता है। तो मुझे इतनी खुशी है, वो भले ही चाहे जिसको जहाँ जाए, मुझे इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। क्योंकि कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि आदमी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन मुझे इतनी खुशी है अपने परिवार पे, अपने गांव पे, कि मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे परिवार के सदस्य ने गांव में दबंगई की, गांव में इसको सताया, इसकी ज़मीन हड़पी, इसका मकान कब्जा किया, इसको मारा पीटा। तो कभी परिवार को बढ़ावा मत दीजिए। और मेरे जो दोस्त हैं उनने भी कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने उनकी गलत से पास लगा के गया क्या, या उन्होंने कहीं शराब पी, जुआ खेला। या मेरे गांव में भी कुछ दिन पहले जुआ पकड़ा था, रात में मेरे पास फ़ोन आया, बोले और जुआ पकड़ गया, आपको थाने जाना है भैया। और हमारे भैया पापा हैं को के चाचा, मैंने देख कितनी उम्र, बोले उम्र तो पता ही, बोले 50 से नीचे। मैंने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, 60 साल तक की बात मानते हैं कि 60 साल के बूढ़े बुजुर्ग टाइम, लेकिन आप पता कर लिए हमारे चौकी इंचार्ज से जितने भी रहे हों, कभी मैंने जुआ शराब की सुपास लगाई। क्योंकि आज मैं 1 की सुपास लगाऊंगा, कल 10 की लगानी पड़ेगी। अगर उनको दंड, देखिए शासक वही अच्छा है। चाणक्य ने कहा, चाणक्य नीति में, कि जिसके राज्य में दंड का प्रावधान हो। अगर दंड का प्रावधान नहीं होगा तो वो शासक कभी अच्छा नहीं कहलाएगा, चाहे वो एज ए मुख्यमंत्री। और मैं राजनीति में अगर सबसे अच्छा मानता हूँ तो मान लीजिए योगी जी को। उसका कारण है, कई लोग तंज कसते हैं, हाँ मानता हूँ कि कुछ कमियाँ हैं, अभी भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उनकी तरफ से नहीं हुआ है और उन्होंने बहुत त्याग किया है। हम अपने से लगा लिए, जैसे वो गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, संत हैं। आप एक कपड़ा कितने दिन पहन सकते हैं? 2 दिन 3 दिन, भले ही आप रोज़ नए नए कपड़े उसी कलर के सिलाएं, लेकिन नहीं पहन सकते। उन्होंने अपना परिवार छोड़ा। उनके भाई आज भी निम्न क्लास में हैं, वो भी तो चाहते, उनके भाई भी तो ठेके ले सकते हैं, नहीं ले सकते? बिल्कुल। जब एक प्रधान का भाई सब कुछ कर सकता है तो मुख्यमंत्री के भाई नहीं कर सकता। मेरे लिए वो रोल मॉडल है। और ऐसा नहीं कि मैं किसी पर तंज कस रहा हूँ परिवारवाद पे, राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि जे मेरा प्रधानी, अगर मैं दोबारा लड़ता हूँ तो मेरा प्रधानी का चुनाव लास्ट है। जो भी करना है इसी 5 सालों में करना है मुझे, चाहे वो दिन में काम करना पड़े या रात में काम करना पड़े, चाहे 24 घंटा नॉन स्टॉप काम करना पड़े। क्योंकि फिर मैं परिवार को बढ़ावा नहीं दूंगा कि आज मैं लड़ूँ, कल मेरा भाई खड़ा हो जाए। हमारी ये एक संकल्प है कि दोबारा राजनीति में नहीं आएंगे, गांव की राजनीति में नहीं आएगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो आएंगे बड़ी राजनीति में, अगर ईश्वर ने, जनता ने नहीं चाहा तो नहीं आएंगे। क्योंकि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब परिवारवाद को बढ़ावा देंगे तो स्वभाव है कि आप वो गलत जाएगा, गलती से आप धन कमाएगा, वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए योगी जी का ऐसा नहीं है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, उनका जो कानून व्यवस्था का डंडा है वो पसंद है। क्योंकि आप भी देखते हैं पिछली सरकारों में कई बार ऐसा हुआ कि उपद्रवी मचा रहे हैं, कुछ नहीं होता है। अब आप देख लीजिए यूपी में क्या हो रहा है। किसी ने एक उपद्रव, नागरिकता संशोधन कानून हुआ, राम मंदिर पर भी फैसला, कुछ हुआ। तो देखिए, अब बुरा कहने वाले कहेंगे। आप अगर राजा भरत भी बन जाएंगे, सतयुग भी हो जाएगा, तो राजा भरत को आज भी कुछ लोग कहते हैं कि भरत के आड़िया ने मार दिया, उनको भी आज कहेंगे योगी बाबा जी की डंडा ने मार दिया। लेकिन उनसे जो बन रहा है वो कानून व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ लोग अपराधी लोग तो कहेंगे कि गलत हो रहा। आप किसी सही आदमी के साथ गलत किया, बता दिए। किसी आम आदमी के पुलिस ने उठा के बंद कर दिया हो, बताया ना। उनने जो त्याग किया इसलिए आज वो कुर्सी पे हैं। जो त्याग परिश्रम करेगा, देखिए पैतृक संपत्ति, पैतृक विरासत तो कई लोगों को मिली है,
मिली है कि नहीं मिली राजनीति में। लेकिन पैतृक विरासत वाला कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है, क्योंकि उसको विरासत में मिली है, स्वयं की मेहनत से मिली है। बहुत छोटे से उन्होंने अपना परिवार त्यागा है। देखिए, परिवार त्यागने का दर्द कुछ और ही होता है। मेरा परिवार है, हमारे परिवार में टूट फूट है तो एक दर्द होता है। परिवार जो, अगर आज मैं ठीक है मैं प्रधान था, तो जब मेरे साथ घटना हुई जेल की, तो मैं भी परिवार को बढ़ावा देता, तो गांव में अशांति होती कि ना होती। अगर बढ़ावा देंगे हम गलत को, तो पहले परिवार को ही देना पड़ेगा, और परिवार को बढ़ावा देंगे आप गलत को, तो फिर 4 व्यक्ति और देखेगा, बोले जब उसके परिवार का गलत है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एक घटना अभी की है, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी के पिताजी की डेथ हो गई थी कोरोना काल में, तो उस समय पे शायद बहुत स्थिति खराब आती यूपी की, तो वो नहीं गए, क्योंकि उन्होंने एक शब्द माना है, उनसे भी एक सीखा है, तो हमारे लिए परिवार बाद में, पहले ये उस जनता जनार्दन जिसके बदौलत हम आज यहाँ हैं, चाहे वो प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो या मुख्यमंत्री जी हो, जो भी इस चीज़ को मानेगा वही उसी का इतिहास लिखेगा। नहीं तो ऐसे तो बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग आएंगे राजनीति में, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का लिखा जाएगा जिन्होंने कुछ त्याग किया हो। बिना त्याग के आप श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। और इसलिए वो इसलिए पसंद नहीं है कि सरकार है उनकी, तो इसलिए मैं उनकी कोई वाहवाही कर रहा हूँ। उनने त्याग किया है। आप देखिए, आप सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य है। सत्य ये है कि उन्होंने, हाँ कुछ उनके लोग हैं ऐसे इस सिस्टम में कि वो उतना सहयोग नहीं कर पाए, चाहे वो अधिकारी हों या उनके जनप्रतिनिधि हो, जो उनके नीचे वाले हैं, वो नहीं कर पाए। जो उन्होंने किया, उनके साथ उनसे अगर 20% भी सीख लेते तो आज ना ये इतना भ्रष्टाचार होता। आप एक कभी सड़क जाइए किसी भी बड़ी निधि की, एक बात तो वो सड़कें देख लीजिए, ग्राम पंचायत के कार्य देख लीजिए। मैं अपनी ग्राम पंचायत की बात नहीं कर, किसी भी ग्राम पंचायत में देख लिए। इस बात को नीति आयोग भी मानता है, देश की संस्था सबसे बड़ी संस्था है, कि जो ग्राम पंचायत संस्था ईमानदारी से कार्य करती, क्योंकि उसको प्रधान को गांव में रहना है, वो अन्य निधियां काम नहीं करती, चाहे वो आपकी विधायक निधि हो, सांसद निधि हो, MLC कोई भी निधि हो, नगर पालिका हो, वो नहीं कर पाती काम। जो ग्राम पंचायत स्तर से काम होते हैं, इस चीज़ को सब कोई मानता है। अगर ग्राम पंचायत के समकक्ष भी जो लोग काम करें तो शायद हम बेहतर स्थिति होगी, पूरे क्षेत्र की स्थिति होगी, चाहे वो बुंदेलखंड हो या पूरा यूपी हो। और करने वाले कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया वाराणसी के विधायक जी का, उनका भी कहना है कि अगर मैं मेरे क्षेत्र में सीसी डलेगी तो 20 साल की गारंटी है। आप कभी जाइए वाराणसी तो उनका नाम सुन लीजिए, कोई अग्रवाल जी है, राधा मोहन अग्रवाल जी, तो उनने काम किया है। काम करने वाले की तारीफ होती है। अब हम अपनी नाकामी अगर छिपाएं कि अब मुझे तो यार उसने काम नहीं करने दिया, मैं क्या करूं, तो हम सबसे बड़े निकम्मे हैं। नाकाम लोगों की कोई जगह ही नहीं है। हाँ, कुछ समय तो है, अल्प समय है उनका। नाकाम लोगों का जो वर्चस्व होता है कुछ अल्प समय के लिए होता है, क्योंकि वो सत्ता में रहते हैं, पावर में रहते हैं। लेकिन जैसी जैसी समय निकलता है फिर नाकाम लोग एक किनारे कर दिए जाते हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो। नाकाम लोगों की कोई कदर नहीं। और आप हम किसी एक व्यक्ति को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। अब एक बात और आती है, आरोप लगता है जातिवाद। हाँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, कुछ जगह कुछ अधिकारी, कुछ नेता इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। जातिवाद अगर वो देखेंगे कि वो जाति का है तो बढ़ावा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके लिए सर्व समाज है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, आपके लिए सर्व समांतर है। आप सर्व समांतर काम करेंगे तभी आप श्रेष्ठ की श्रेणी में आएंगे। अगर आपने खूब विकास कराया, लाख बनवा दीजिए। अगर आपने किसी एक विशेष धर्म, विशेष जाति को बढ़ावा दिया तो आपको जनता कुछ दिन बाद नकार देगी। ये इतिहास सत्य है। और आरोप जरूर लगते हैं, लेकिन आरोप में ऐसा नहीं कि सत्यता नहीं है, सत्यता है, होता है कुछ जगह, कई जिलों में होता है, कई विधानसभा में ऐसा होता है, लोग करते हैं। लेकिन मेरा मानना है वो साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको चुना है। आप पर देखो, जनता आपको वोट ही नहीं देती है, अपना विश्वास आपको आप पर निर्भर करता है। आप उस जनता का दशा और दिशा किस ओर ले जाएंगे। आप अगर अच्छा करेंगे
तो उसकी दिशा और दशा दोनों अच्छी होगी। आप एक चीज़ को बढ़ावा देंगे, जातिवाद को देंगे, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देंगे, तो आपको 10 लोगों को, अगर वो गलत भी करेगा आपका जाति का, तो आप बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक का गलत का सही किया। आप एक को मना कर दीजिए। जैसे पंचायत चुनाव है, आपके पास एक उम्मीदवार के पास, मेरे गांव के बगल पे, मैं गांव का नाम नहीं लूँगा, मैंने देखा कि 50-50 किलो मुर्गा जाता है पर डे वहाँ, और उन उम्मीदवारों को फ़ोन करते, बोले कहाँ भैया, बोले वहाँ, बोले भैया दारू नहीं पहुँचाए। आप 10, एक को तो मना करिए, 10 को मना कर दीजिए। आप 10 लोग टारगेट कर लीजिए, 10 को मना कर दीजिए, 11 में अपने आप नहीं आएगा। आप एक शराब वाले को पैसा देंगे तो आपके पास 10 आएंगे, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें सब नहीं होनी चाहिए मेरे नज़रिए से। राजनीति में आए हैं तो आप बदलाव करिए, बदलाव करेंगे तो आपको सुख शांति मिलेगी, आत्म सुख मिलेगा। विरोध तो होता रहेगा, विरोध को मत डरिए, बिल्कुल, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। हमारा जो क्षेत्र है उसमें पंडित परमानंद जी ने जन्म लिया, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जन्म लिया, दीवान शत्रुघ्न सिंह जी ने जन्म लिया। तो इनके जो विचार थे बहुत ही उच्च थे, और आप इन महापुरुषों के विचारों पर चल रहे हैं। आप केवल मुंह से बखान नहीं कर रहे हैं, इनका पालन कर रहे हैं आप। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ कहना चाहें स्वामी जी के बारे में, साथ ही साथ स्वामी जी ने अपने त्याग से जो संस्था बनाई थी, आज वो संस्था जर्जर हो रही है, तो उसके बारे में जो आप कहना चाहें। देखिए, कई बार चाहे स्वामी जी हों या शत्रुघ्न जी हों, वे हों, चाहे पंडित परमानंद जी हो, उन्होंने एक समाज का प्रतिनिधित्व नहीं किया। उन्होंने कभी जिन सोच कि मेरी समाज बढ़ जाए, लेकिन कुछ लोगों की चापलूसता के कारण वो एक समाज के रह गए। चाहे स्वामी जी हों, दीवान शत्रुघ्न जी हों या पंडित परमानंद जी हों, कुछ लोगों ने अपनी निजी स्वार्थ के पीछे या राजनीति की महत्वाकांक्षा के पीछे एक को कर दिया, वो एक समाज के बन के रह गए हैं। स्वामी जी ने जब विद्यालय की नींव रखी तो उन्होंने कभी सोचा था कि सिर्फ राजपूत समाज या लोधी समाज पढ़ेगा? ये तो नहीं कहीं लिखा है, ना उन्होंने कहा कि सिर्फ राजपूत समाज पढ़ेगा। सबने शिक्षा की। मेरा एक सवाल, मैं कई बार बैठकों में जाता हूँ, कई जगह बातचीत होती है, कई बड़े बड़े लोग भक्ति करते हैं, बगला भक्ति, मैं उनको बगला भक्ति कहूँगा, मुझे कोई नहीं जिसको बुरा लगने लग जाए। स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, क्या अमर रहे? आप एक संस्था नहीं बचा पा रहे हैं। स्वामी जी करोड़ों की संपत्ति आपको दे गए हैं, आपने एक समाज को सीमित कर दिया। स्वामी जी के संस्था में मैं तो खैर नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो महोबा में रहा हूँ, वीरभूमि विद्यालय डिग्री कॉलेज से मैंने BA किया है, लेकिन जाना है, सुना है, पढ़ा भी उनके बारे में थोड़ी बहुत। लेकिन वो भी चाहते तो वो भी अपने परिवार के लिए सर्व कर सकते ना, सब कोई अपने परिवार के लिए करता है, कौन नहीं करता परिवार के लिए, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। कितने स्वामी जी की संस्था से डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, सबसे बड़ी बात तो नेता हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनने क्या दिया स्वामी जी को? आप एक संस्था नहीं बचा पा रहे हैं। आप देख लिए, कभी जाइए हॉस्टल, देखिए क्या दशा है वहाँ पे। एक उस समय देखते थे, हम जब आते थे रात में, हमारे मित्रगण पढ़ते थे, तो हम भी हॉस्टल में 1-2 बार रुके हैं, तो एक अलग माहौल था कि हाँ कोई स्वामी जी की संस्था है। मैं अपनी समाज पे ज़रूर एक बात कहूँगा, आपने बड़ी बड़ी बातें की बहुत, स्वामी जी अमर रहे। कई लोग स्वामी जी का बोर्ड लगा के, तख्ता लगा के प्रचार करते हैं चुनाव में। आपने लाखों रुपए खर्च किया, चुनाव में किया, आपने, जनता ने आपको चुना, समाज ने चुना, हर समाज ने आपको दिया। आपने स्वामी जी के लिए क्या किया? कुछ? अगर आपने किया होता, जैसे एक बार कई जगह ऐसी मीटिंग होती है तो कई उसमें डॉक्टर भी आते हैं, अध्यापक भी आते हैं, जो स्वामी जी की संस्था से पढ़े, बड़े बड़े भाषण लंबे चौड़े देते हैं, बगला भक्ति करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं वो शुरुआत करें। वो क्यों शुरुआत करें? आप करिए ना शुरुआत, हमें स्वयं करना पड़ेगा भैया। हम, वो सोचता है कि वो शुरुआत करे, वो सोचता है वो शुरुआत करे, कहावत हो एक ही हो गई। एक बार भोलेनाथ जी ने गई, बोले गांव में वर्षा नहीं हो रही, तो बोले राजा ने, बोले क्या किया जाए? गए शंकर जी के मंदिर पे, बोले ऐसा करिए, जो आपका मंदिर बना वहाँ कुआं है, उसमें पूरे गांव का हर व्यक्ति 1-1 लोटा दूध डालेगा। बगल वाला सोचता है, बोले मैं तो दूध नहीं, वो बगल वाला डाल देगा। पता पर जो सुबह आए, भोलेनाथ आए, वे आए, वहाँ पानी भरा था। शुरुआत हम स्वयं करें ना, हम क्यों दूसरे भरोसे रहा? आपने स्वामी जी के नाम पे कितना रुपए कमाया, कितने ठेकेदार स्वामी जी के नाम पे बन गए, कितने अध्यापक डॉक्टर बन गए। अगर आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी, ये राठ क्षेत्र जो आपका, एक चीज़ और मैं कहूँगा, राठ क्षेत्र के जो समाज सेवी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने स्वामी जी को ये समझ लिया है कि स्वामी जी राठ की पैतृक संपत्ति है, जबकि स्वामी जी पूरे बुंदेलखंड, पूरे देश के लिए थे।
उन कितनी संस्था देश में बता दी कितनी ज़मीनें हैं? कोई संस्था के पास है इस देश के में जितनी स्वामी जी की संस्था में ज़मीन पड़ी है, ज़मीन है, बता दीजिए देश की एक कोई ऐसी संस्था हो ज़मीन है जितनी, इतनी बड़ी संस्था है कहीं देश में? तो आप क्यों नहीं कर पाए? आपने क्यों विरोध नहीं किया? जो वहाँ बैठे थे मठाधीश, जो संस्था के उनका विरोध क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, कोई कहता मेरे फुप्पा जी हैं, कोई कहता मेरे बहनोई साहब हैं, कोई कह रहा मेरे चाचा जी हैं। तो एक तरफ तो आप चाचा जी फुप्पा जी कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे स्वामी जी भैया खा जा रहे, फिर कैसा विरोध? विरोध करिए तो कोई हो, मेरा परिवार का हो, विरोध करिए। आप अगर एक बार गलत का विरोध करेंगे, दूसरा विरोध अपने आप नहीं करेगा, अपने आप गलत नहीं करेगा। जब आप विरोध कर ही नहीं रहे तो आपका कोई अधिकार नहीं है कहने का कि स्वामी जी की संस्था खा रहे हैं, स्वामी जी की बर्बाद हो रही संस्था। आपका अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है भैया। आपने स्वामी जी के लिए कुछ किया ही नहीं। आपने स्वामी जी से कई अध्यापक कितने लोग निकले हैं। अगर आप एक महीने की न मानिए चलिए, अगर साल भर में इतने अध्यापक, इतने इंजीनियर, इतने डॉक्टर, इतने ठेकेदार भाई, अगर आप एक एक दिन का भी कमाई लगा देते तो आज स्वामी जी की संस्था इस देश में सर्वोच्च होती। आपकी नाकामी की वजह से आज जो दुर्दशा है, उनका कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा, प्रबंध समिति का कोई दोष नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आ जाएं वो जो जिम्मेदार लोग हैं, समाज सेवी हैं, आज डिबेट करें, उनका क्या दोष है? आपने उनको बढ़ावा दिया, बोले हमारे चाचा जी फुप्पा जी सब लोग हैं, हम विरोध नहीं करेंगे, और फेसबुक व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे विरोध कर रहे हैं। क्या मतलब विरोध का? खुला विरोध करिए ना, क्योंकि हमारी संपत्ति है। स्वामी जी ने सबसे हाथ जोड़ के संपत्ति मंगाई है, वो किसी एक की संपत्ति नहीं है। हर गांव वालों ने सहयोग किया जिससे जितना बना। मेरे गांव में बगल पे ज़मीन है, कितनी है गांव बता दो जहाँ ज़मीन है स्वामी जी की संस्था की? भैया कुछ तो निकलता होगा, अगर आप वही लगा देते। और जो बड़े बड़े डिग्री धारक बैठे हैं, नौकरी पेशा है, इनने विरोध काहे नहीं किया? कई तो हमने तो ये तक भी सुना कि स्वामी जी की संस्था के IAS भी हैं, PCS भी अधिकारी हैं, उनने क्यों विरोध नहीं किया? क्यों नहीं विरोध कर पाए? आपकी हिम्मत नहीं थी? इसके माने आप भी चोर हैं, आप भी इन्वॉल्व हैं उस चीज़ में, उस संस्था के लूटने में। क्योंकि देखिए, जितना गलत करने वाला दोषी हो उतना गलत सहने वाला भी दोषी है। आप इस बात को स्वीकार करिए। आप गलत का गलत सहेंगे, अगर आप गलत का विरोध नहीं करेंगे तो आप भी उतने ही दोषी हैं। हम अपना दोष दूसरे पर नहीं मर सकते हैं। और यही इसीलिए कारण है कि आज संस्था, आप 10 साल रुक जाइए, संस्था नष्ट हो जाएगी। आपने गेट देखा स्वामी जी का विद्यालय का? पूरा टूटा पड़ा है। किसी के पास 10 बोरी सीमेंट नहीं है। ठेकेदार बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि मैं ये कंट्रैक्शन, वो कंट्रैक्शन, ये ठेकेदार भैया जी। आपके पास लाखों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए कमा लिए, तो आप एक दिन की कमाई नहीं दे सकते स्वामी जी संस्था के लिए? सर्व समाज में, एक समाज की मैं ये नहीं कहता कि सर लोधी वाली दे, सर्व समाज के लोग दे ना। सर्व समाज से भी चुने गए, सर्व समाज ने भी प्रतिनिधित्व किया उस स्वामी जी की संस्था के आड़ में। कौन नहीं चुने हैं? जब चुनाव आता जब तो बड़ी फूल माला लेके जाते हैं, स्वामी जी अमर रहे, फिर बाद में जाते हैं चुनाव बाद। कितने नेता नहीं आए? बता ना, कितने नेता नहीं आए? बहुत से नेता आए यहाँ पे, बहुत से माला देखता हूँ मैं कि भैया स्वामी जी भक्ति कर रहे हुए। आपकी भक्ति का कोई मतलब नहीं है। अगर मानो तो मन से मानो, और जिस दिन सर्व समाज मन से मान लेगी, आप लिख लीजिए, उस दिन किसी भी स्वामी संस्था को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप वो संस्था एक अपने आप में नज़ीर बन जाएगी। आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, रो रहे हैं, बोले भैया हम क्या करें? तो फिर काहे जिम्मेदार बन रहे हैं? मोबाइल एक ऐसी चीज़ है आपके पास इस समय, हथियार, कि आप उससे सब कुछ कर सकते हैं। आप विरोध तो ना करिए, विरोध भी कर सकते हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं उनका भी आप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि जैसे जो जन्म दिवस होता है स्वामी जी का, या उनका निर्वाण दिवस, परिनिर्वाण दिवस होता है, तो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लाख रुपए खर्च होते हैं। पहले हम संस्था बचाएं, फिर प्रोग्राम करें। पहले हम बच्चों को दिखाएंगे क्या? जब 10 साल बाद संस्था ख़त्म हो जाएगी, फिर कहाँ बताएंगे भैया स्वामी जी कहाँ हैं? फिर कहाँ बताएंगे कि स्वामी जी हैं कहाँ? क्या दिखाएं? मैदान दिखाएं हम? जब जर्जर बिल्डिंगें हो गई, भी गिरने वाली हैं बिल्डिंगें 2, 4, 10 साल में, तो फिर कहाँ दिखाएंगे कहाँ संस्था हुआ? तो पहले तो मेरा यही सब लोगों से है, जब कोई भी लोग हो, चाहे समाज से भी हों या जिम्मेदार उनकी संस्था से पढ़े लोग, अध्यापक हों, मास्टर हो, डिग्री वो हों, इंजीनियर हों,
ठेकेदार हों, IAS हों या कोई भी अधिकारी हो, उनकी संस्था से या उनको मानने वाला, मेरा एक शुरुआत है कि चाहे एक दिन की कमाई दें, हम ये नहीं कहते प्रबंध समिति को दें, हम स्वयं करा सकते, हमारा अधिकार है भैया। प्रबंध समिति का पैसा नहीं लगा उसमें, सर्व समाज का पैसा लगा है। शुरुआत तो करें। मैंने अभी टूर्नामेंट हुआ था, ACC टूर्नामेंट हुआ था, मुझे भी बुलाया था और मैंने कहा था मंच में, आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, अगर मैं दोबारा बन के आता हूँ तो मुझे देखिए कोई रोक नहीं सकता है। मेरी आस्था है, जहाँ मैं खर्च करूँ मेरा पैसा मैं चल उठाऊँ। और मैंने कहा था लोधी छात्रावास जो बना है वहाँ पे जितना भी होगा उसमें डेंटिंग पेंटिंग जो भी खर्च होगा, क्योंकि मेरी आस्था से कर, मैं कोई राजनीति कारण की नहीं कर रहा कि मुझे यहाँ राठ में आके चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मैं करवाऊँगा क्योंकि मेरे का आस्था, मैं दूसरे के भरोसे नहीं बैठ सकता। वही है कि हम क्या दूसरे के भरोसे बैठे, दूसरा हमारे भरोसे बैठो, कहाँ से काम हो जाए। हमें स्वयं शुरुआत करना है, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे वो कोई भी हो जो मानता है। मानिए तो तन मन धन से मानिए। अब धन की बारी आए तो हम पीछे हट गए, मन से तो हम बगला भक्ति कर रहे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अन्य लोग हों। और ख़ास तौर से वह इस चीज़ के लाने आगे आए, चाहे वो एक दिन का, अगर वो सरकारी नौकर हैं तो चाहे वो एक दिन का वेतन दान करें साल भर में। अगर ठेकेदार हैं तो समझ लीजिए जैसे मेरी एक दिन में कमाई, एक ठेकेदारी कमाई 500 रुपये है या 2000 है, तो एक दिन का करिए ना साल भर। कितने ठेकेदार नहीं हैं, कितने नौकरी पेशा नहीं है उस संस्था से, चाहे वो किसी भी समाज के हो। पहल तो करिए आप, पहल करेंगे, अगर आपने पहल की तो दूसरा अपने आप आएगा। पहल कोई कर ही नहीं रहा है, सब बगला भक्ति में लगे हैं, बोले स्वामी जी अमर रहे। अब अमर तो हैं वे, उन्होंने तो इतना काम किया, वो तो अमर रहेंगे हमेशा। आप अमर के लिए जो अमर रहे वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी, वो क्या बचेगी आपके पास संस्था है? आपके पास वो वजूद, आपके पास काबिलियत है कि हम संस्था बचा सकें 10 साल बाद? बता दीजिए हॉस्टलों की क्या दशा है, बिल्डिंग की क्या दशा है आपके पास? नहीं है। आप हवाई बात करके कुछ नहीं कर सकते, आप धरातल पे काम करना होगा, तभी वो संस्था बचेगी। और नहीं तो हम बगला भक्ति हम भी कह रहे हैं जय स्वामी जी अमर रहे, कहो तो ऐसे कहे से हम आए ना, आगे आए। कई लोग हैं, कई समाज जितना कम्बल बंटवा रहे हैं जवान है नए लोग, तो स्वामी जी कहने लगा तो 60,000 रुपये कम्बल में खर्च करे, 50,000 तो संस्था में दान कर दो। तुम ना करो, संस्था स्वयं करवाओ ना काम। जैसे छोटे काम करवाएं, कहीं बिल्डिंग पट्टी टूटी पड़ी है, कहीं कीचड़ है, वो साफ करा के कुछ तो करा सकते हैं यार। हम शुरुआत तो करें। कितना रुपए का, वो भी एक शिक्षा का मंदिर है। सर्व समाज की बात कर रहा हूँ मैं, एक नहीं कि सिर्फ राजपूत लोधी की बात कर रहा हूँ, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। स्वामी जी के नाम पर अगर वोट लेते हैं तो स्वामी जी कुछ करिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप भैया हम तो वोट लेना है तो स्वामी जी की बगला भक्ति, स्वामी जी हमारे जिंदाबाद, स्वामी जी जिंदाबाद। कहो तुम्हारा जिंदाबाद हो उसे है। आज जैसे कोई भी हो, कोई भी महापुरुष हो, जब उसका इतिहास पढ़ेंगे आप तो इतिहास की वहाँ जाएंगे, इतिहास कहाँ से लिखा गया, जब जहाँ से इतिहास लिखा गया, जब वो इतिहास वहाँ है ही नहीं है आपको दिखने के लिए, बिल्कुल क्या देखेंगे आप? बोले वहाँ तो मैदान साफ है, कुछ है ही नहीं है, तो तंज कसेंगे। और वही तंज कस रहे हैं लोग। मैं दूसरे समाज पे बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूँगा, ना कहूँगा ना उनका कोई दोष है। जब हम लोग मानते हैं कि स्वामी जी हैं, हमारे समाज के हैं, गर्व है हमें, तो हमारी समाज की शुरुआत कर, अगली समाज अपने आप आपको सहयोग करेगी। आप कुछ कर रहे, दूसरे समाज को देख रहे हैं, उनका क्या दोष है बेचारों का? या तो फिर आपने क्यों माना कि हमारे लोधी समाज के हैं? कुछ लोगों ने, मैं सब पे नहीं कहूँगा, कुछ लोगों ने सिर्फ लोधी तक उनको सीमित कर दिया है। महोबा में देख लीजिए, महोबा ज़िले में मैं एक बात कहता हूँ कि हमीरपुर ज़िला हमारे लिए बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। चूँकि पहले हम 95 से हम यहीं थे, हमीरपुर ज़िला कनेक्ट, तो बड़े भाई का दायित्व था कि नहीं कि छोटे भाई को लेके चले। स्वामी जी कुछ लोगों ने रात तक सीमित कर लिए। महोबा में 20% ऐसे लोग हो गए, 20 जो स्वामी जी को मानते हैं कि स्वामी जी हमारे हैं। 20% कितने महोबा चित्त के लड़के थे इनमें पढ़े हैं स्वामी जी की संस्था में? पढ़े कि नहीं पढ़े? कई लोग हैं, लेकिन उनने प्रचार प्रसार किया नहीं किया, क्योंकि आप लोगों ने ये समझाया कि हमारे हैं। बड़े भाई का दायित्व था कि छोटे भाई को भी लेके चलते। महोबा भी समाज रहती है, आप लेके चले, आप एक टसन में रहे कि स्वामी जी हमारे हैं। आपका वो टसन खा गया। अगर ऐसा नहीं कि अगर बड़ा भाई कुछ करता तो छोटा भाई अपने आप देख के करता है। घर का मुखिया हो, अगर घर का मुखिया अच्छा है,
चाहे वो प्रधान हो, चाहे घर का मुखिया हो, चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी हो, अगर घर का मुखिया है तो वो परिवार मेंटेन रहेगा। अगर घर का मुखिया मक्कार है तो वो ना वो कभी मेंटेन नहीं रहेगा। चाहे कोई हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे आपका घर हो, चाहे कोई भी हो, जब हम जिम्मेदार हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं अपने परिवार का। मुखिया है, मुखिया किस लिए है? इसलिए तो मुखिया का परिभाषा दी गई है कि भैया ये हमारे मुखिया है। जब मुखिया ही निकम्मा है तो फिर क्या मतलब हुआ? फिर तो वो हमारा परिवार निकम्मा बिखर ही जाएगा। तो जिम्मेदारी इनकी तय थी, बड़े भाई की जिम्मेदारी थी। छोटे भाई भी आप दोष नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल। तो बड़े भाई ने निभाया अपने फर्ज, नहीं निभाया। मैं तो कहता हूँ आ जाए, आप चाहे जब बुला लीजिए, डिबेट कर लीजिए। जितने स्वामी जी का भक्त हैं जी, बताया ना क्या किया। आप संस्था नहीं बचा पा रहे, कितनी ज़मीनें स्वामी जी के नाम पड़ी। अगर वही आप जितनी उनकी फसलें थी वही लगाते तो आज विश्वविद्यालय होता। विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि इनको लगता था अगर विश्वविद्यालय बन जाएगा तो गवर्नमेंट के अधीन चला जाएगा, जो हमें मलाई थी वो हमें खाने को नहीं मिलेगी। उन्होंने अपने स्वार्थ के पीछे पूरी समाज का नुकसान किया है, अपने हत्या। लेकिन उनको भी जनता का भी ईश्वर माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि स्वामी जी ने त्याग और परिश्रम किया है। दिन रात जागे हैं, सोए नहीं हैं कि मेरी समाज, मेरी राठ क्षेत्र में क्या था। अब हमने सुना है 20 साल 25 साल पहले एक मर्डर होता था, दूसरा मर्डर पोस्टमार्टम के लिए रखा है, दूसरा हुआ, तीसरा रखा है। तो किसकी देन है? आज पूरे हमीरपुर महोबा में अगर सबसे ज़्यादा नौकरी पेशा हैं तो राठ क्षेत्र के। किसकी देन? स्वामी जी की देन। कई डॉक्टर हैं झांसी में, 25-30 डॉक्टर हैं समाज के, स्वामी जी से। तो भैया लाखों रुपए कमा लिए उनने, एक महीने की कमाई स्वामी जी को दे दें, क्यों नहीं दे? बिल्कुल, बताओ अगर क्यों नहीं दे सकते हैं? जब स्वामी जी, आप बड़ी बड़ी होर्डिंग टांगे हैं स्वामी के नाम से। मैं कई जगह में नाम नहीं दूंगा, कई गया हूँ झांसी, तो वहाँ फोटो तो लगी है स्वामी जी के नाम से, लेकिन यहाँ नहीं आते वो, कि यहाँ क्या दशा है। वो आए ना, सब लोग आए, सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, सर्व समाज आपके साथ हमेशा खड़ी होगी, क्योंकि आप तो बड़े भाई हैं ना। बड़े भाई निभाएंगे, छोटे भाई अपने आप आपके साथ आएंगे। राजू जी ने अपने शब्दों से जो लोगों के विचार रूपी पेड़ हैं उन्हें कायदे से झकझोरा है। आज कुछ लोगों के जो सूखे विचार थे वो सूखे पत्तों की तरह ज़मीन पर आ गिरे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शो के लिए इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।